मैंने सलमान से हालात मालूम किए। उसने बड़ी खुश उसलूबी से अपना फ़र्ज़ अदा किया था। सुपर मास्टर हॉलीमैन अपने मामूल के मुताबिक हफ्ता की रात बीवी बच्चों से मिलने आया था और उनके साथ दूसरा दिन गुजार कर वाशिंगटन वापस जाने वाला था। उसकी बीवी वीरा ने अपने हाथों से उसकी पसंदीदा डिश तैयार की थी। सुपर मास्टर ने खूब सैर होकर खाया, अपने बच्चों से हंस हंस कर बातें करता रहा। लेकिन कॉफ़ी पीने के बाद उसकी हंसी संजीदगी में बदल गई। वो कमज़ोरी महसूस कर रहा था और शुबा कर रहा था कि उसे ट्रैप किया जा रहा है। वह वीरा से पूछना चाहता था कि उसने कौन सी दवा मिलाई है। वह बेचारी कुछ नहीं जानती थी। दवा मिलाते वक्त दिमागी तौर पर हाजिर नहीं थी। सलमान ने सुपर मास्टर के दिमाग पर कब्जा जमा लिया ताकि वो लंबोडा वगैरह से रब्ता करके अपनी कमज़ोरी का जिक्र न कर सके। सुपर मास्टर सलमान की मर्ज़ी के मुताबिक वक्त से पहले सो गया। इसके साथ ही उसकी जहनी आज़ादी भी सो गई। सलमान उसे अपना मामूल और ताबेदार बना चुका था। वो कभी इस मुल्क में सुपर मास्टर रह चुका था, वहाँ के तमाम मसाइल और मामलात को अच्छी तरह जानता था। अब फिर होलीमैन के अंदर रहकर सुपर मास्टर का रोल अदा करने वाला था। थर्माल फिर एक नए बंगले में रिहाइश के लिए पहुंचा हुआ था। अपनी मखसूस रिहाइश का छोड़ने के बाद यह तीसरा बंगला था जहां उसने पनाह ली थी। वहां वो अपना सफरी बैग एक तरफ रखे सोफे पर बैठा हुआ था। मेज़बान ने कहा, चलो मैं तुम्हारा बेडरूम दिखाऊं। वहां जूते उतारकर आराम से बिस्तर पर लेट जाना। तुम जख्मी हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैं यहाँ आराम से हूँ, जूते नहीं उतारूंगा। आजकल मुसीबतों का कोई भरोसा नहीं है कि कब चली आएँ। तुम जानते हो मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ हूँ। मेरे घर के अहाते में कोई कदम रखने की जरूरत नहीं करेगा। फ़ोन पर धमकियाँ देने वाले का सुराग लगाने के इंतजामात हैं। हमें मालूम हो जाएगा कि कहाँ से फ़ोन किया जा रहा है, फिर हम जाकर उसकी गर्दन दबोच लेंगे। वो इन बातों से मुतमईन हो रहा था, फिर एकदम से घबरा कर उछल पड़ा। फ़ोन की घंटी बज रही थी। वो फ़ोन की तरफ उंगली उठाते हुए बोला, देखो देखो, फिर कोई मुसीबत आई है। चीफ ने कहा, इजी थर्मल इजी, मैं देखता हूँ। उसने फ़ोन के पास आकर रिसीवर उठाते हुए कान से लगाकर कहा, हेलो, मैं चीफ बोल रहा हूँ। हेलो अंकल, मैं कानूमाना बोल रही हूँ। अच्छा समझ गया, लो बात करो। फिर उसने रिसीवर उठाकर कहा, मिस्टर लंबोडा की बेटी है। थर्माल ने रिसीवर लेकर कहा, हेलो कानूमाना। उधर से कानूमाना ने कुछ कहा, लेकिन मैंने उसके जहन में मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। वह जल्दी से माउथ पीस पर हाथ रखते हुए चीफ से बोला, तुमने कहा था कानूमाना बोल रही है, ये तो मर्दाना आवाज़ है। चीफ ने दोबारा रिसीवर लेकर पूछा, कौन हो तुम? अंकल मैं हूँ, यह थर्माल मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहा? उसने पूछा, क्या अभी तुम्हारे फ़ोन से कोई शख्स बोल रहा था? नहीं, मैं हॉस्टल के कमरे में तन्हा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, आप ऐसी बातें क्यों पूछ रही हैं? थर्माल कह रहे, अब इस रिसीवर से उसने एक अजनबी की आवाज़ सुनी है। इसका दिमाग चल गया है, आप इसे रिसीवर दें। चीफ ने कहा, थर्माल तुम्हें क्या हो गया है? क्या वो फ़ोन करने वाले तुम्हारे हवास पर छा गई हैं? तुम्हें कानूमाना की आवाज़ भी मर्दाना लग रही है। बाय गॉड, मैंने किसी अजनबी की आवाज़ सुनी है। वह हॉस्टल के कमरे में तन्हा है, फिर कोई शख्स कैसे फ़ोन पर बोलेगा? उसने फिर रिसीवर लेकर पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, तुम्हारा सर हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर बोलते हो किसी मर्द की आवाज़ सुनी है? क्या हो गया तुम्हें? मैं सच कहता हूँ, अभी मैंने। फिर वो रुक कर बोला, छोड़ो जाने दो। तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं जैसे जी उठा हूँ। शहर दुश्मना में तुम्हारी आवाज़ खुशबू का झोंका लग रही है। तो फिर आ जाऊँ? नहीं, अभी नहीं। मेरी कुर्बत से इनकार कर रहे हो? मैं हालात से मजबूर हूँ। मेरी रुदात सुनो, फिर फैसला करो मेरा इनकार दुरुस्त है या नहीं। मैं सुन चुकी हूँ, तुम स्याह फाम और सफ़ेद फाम लोगों के फसादात के बायस मुसीबत में पड़ गए हो। मुझ जैसी स्याह फाम तुम्हारे साथ देखी जाएगी तो फिर गुंडे तुम पर हमला कर सकती हैं, लेकिन हम किसी चार दीवारी में मिल सकती हैं। पिछली बार मैं चार दीवारी के अंदर था, फिर भी दुश्मनों के फ़ोन पर फ़ोन आते रहे। सॉरी कानूमाना, अभी मैं कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता। पहले मेरे ज़ख्म भरने दो, फिर नए ज़ख्मों के लिए तुमसे मिलूंगा। ऐसी बातें ना करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हम ये शहर छोड़कर कनाडा जाएंगे, वहाँ तुम दुश्मनों से महफूज रहोगे। तुम्हारे डैडी नहीं चाहते कि मैं यहाँ से जाऊँ। मैं डैडी को राज़ी कर लूँगी। ये तुम्हारी मोहब्बत भी होगी और एहसान भी होगा। प्लीज़ जल्द ही इजाज़त हासिल करो, राब्ता ख़त्म हो गया। थर्माल अपना सफरी बैग उठाकर बेडरूम में चला गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ ड्राइंग रूम में आकर फ़ोन पर बातें करने लगा। मैं उसके ख्यालात पढ़ रहा था। पता चला वो लंबोडा की सेक्रेटरी से बातें कर रहे, और वो सेक्रेटरी योगा का हुनर जानती है। राब्ता होने पर दूसरी तरफ से एक खातून की आवाज़ आई। चीफ ने अपना नाम और ओहदा बताकर कहा, सेक्रेटरी जोज़फीन से बात कराओ। पता चला वो टेलीफोन ऑपरेटर थी। उसने सेक्रेटरी जोज़फीन से रब्ता कराया। फिर ऑपरेटर खातून के पास गया। उसकी ड्यूटी ख़त्म हो रही थी। उसकी जगह एक मर्द ऑपरेटर आया था। वो वहाँ से उठकर वॉशरूम में गई तो मैं वापस आ गया। 15 मिनट बाद फिर उसके पास गया। वो वॉशरूम से निकल आई थी और लिफ्ट के ज़रिए ग्राउंड फ्लोर तक जा रही थी। फर्शी मंजिल पर आई तो वहाँ एक नौजवान उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसे देखते ही बोली, तुम फिर आ गए। वो उसके साथ चलते हुए बोला, मैं बार बार आऊँगा। ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो।
लेकिन इस मुलाजमत से मजबूर हो। हाँ, हम पर पाबंदी है कि किसी अजनबी से दोस्ती ना करें। यह हुकूमत का बहुत ही अहम शोबा है। इस वक्त भी किसी जासूस की आंखें हमें देख रही होंगी। तुम्हारी वजह से मैं मशकूक हो रही हूँ। ये तो कोई बात ना हुई। मुलाजमत का वक्त ख़त्म होने के बाद तुम अपनी ज़िंदगी जीने का हक रखती हो। तुम एक आज़ाद मुल्क की शहरी हो। आज़ादी से मोहब्बत कर सकती हो, किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हो। वह चलते चलते रुक गई, फिर बोली, मैंने मुलाजमत कबूल करने से पहले ये पाबंदियाँ कबूल की हैं। मैं 5 बरस तक ना किसी से शादी कर सकती हूँ और ना ही किसी को बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ। उसी वक्त एक पुलिस कार करीब आकर रुकी। एक अफसर ने कार से निकलकर ऑपरेटर लड़की से कहा, तुम घर जाओ। वो दूसरी तरफ चली गई। अफसर ने अजनबी से पूछा, नाम बताओ। उसने बताया, मेरा नाम जॉन क्रेजी है। क्रेजी के मायने है खबती। ये नाम तुमने खुद रखा है या तुम्हारे वालिदैन ने? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये बताएं किस जुर्म के सिलसिले में मुहासबा कर रहे हैं। इस लड़की से दूर रहो। अगर आइंदा इसके करीब देखे गए तो किसी भी इल्ज़ाम में सलाखों के पीछे चले जाओगे। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। अफसर कार में बैठकर चला गया। वो नौजवान जॉन क्रेजी वहाँ खड़ा सोचता रहा। मैं उसे आलाकार बनाना चाहता था। ये समझ रहा था कि जॉन लंबोर्डा के शोबे में काम करने वाली टेलीफोन ऑपरेटर की निगरानी होती है। उसके आशिक के पीछे भी जासूस लगे होंगे। हो सकता है ख्याल ख्वानी के जरिए भी उसकी असलियत मालूम की जा रही हो, और ऐसा हो रहा था। जॉन लंबोर्डा का मातियत पास्को रूट ये मालूम कर रहा था कि नौजवान वाकई आशिक है या गैर मुल्की एजेंटों का अलाकार है। मैं पास्को रूट की मसरूफियत नहीं जानता था, लेकिन एहतियातन यही सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है। मैंने फ़िलहाल उसे छोड़ दिया क्योंकि बाद में उसकी ज़रूरत थी। मैं फिर थरमाल के पास आया तो कानो माना फ़ोन पर उसे कह रही थी, डैडी राज़ी हो गए हैं, बल्कि तुमसे बेजार हो गई हैं। कहते हैं फरहाद तुम्हारे असाब पर सवार हो गया है। तुम्हें वाकई छुट्टियां गुजारने के लिए इस शहर से दूर जाना चाहिए। वो मुझे नाअहल समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं इस शहर से दूर चला जाऊंगा। मैं पहली फ़्लाइट में सीटें हासिल कर रही हूँ। अभी फ़ोन करके यहाँ से रवानगी का वक्त बताऊंगी। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। लंबोर्डा का यह फैसला अपनी जगह दुरुस्त था कि थरमाल अपने असाब पर काबू पाने और जहनी ताजगी हासिल करने यहाँ से चला जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता था। मैंने यूसुफ जायद से कहा, किसी भी आरे गहरे का फ़ोन नंबर डायल करो। वह नंबर हमारे अपनों में से किसी का ना हो। उसने एक नंबर डायल करके रब्ता किया। मुझे दूसरी तरफ की आवाज़ सुनाई, फिर रब्ता ख़त्म कर दिया। वह एक बहुत बड़े जनरल स्टोर के मालिक का फ़ोन था। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर थरमाल के मौजूदा नंबर डायल कराए। चंद लम्हों के बाद थरमाल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने आलाकार की ज़ुबान से कहा, उल्लू के पट्टे, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। कभी काला बनकर गोरी औरत के घर में रहता है, कभी गोरा बनकर काली लड़की से इश्क करता है। अब उस लड़की से तेरा चक्कर चल रहा है। किसके साथ कहाँ भागने वाला है? थरमाल हलक फाड़कर फ़ोन पर चीखने लगा, तुम कौन हो? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मैं कहीं सुकून से रह नहीं सकता। मेरी भूख मर गई है, मेरी नींद उड़ गई है। तुम आखिर चाहते क्या हो? किस बुरे वक्त की दुश्मनी निकाल रहे हो? दुश्मन हो तो सामने आओ, मुझे गोली मारो या मैं तुम्हें गोली मारूंगा। चीफ ने आकर उसके हाथ से रिसीवर लेकर पूछा, कौन हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा है? फिर रिसीवर कान से लगाकर बोला, हेलो, तुम कौन हो? मुझसे बातें करो। फिर उसने थरमाल से कहा, फ़ोन तो खामोश है। वो बोला, उस दुश्मन ने लाइन काट दी होगी। चीफ ने नंबर डायल किए, फिर कहा, अभी मेरे नंबर पर किस फ़ोन से बात हो रही थी? जनाब, हार्डी जनरल स्टोर का फ़ोन था। मुझसे बात कराओ। ऑपरेटर ने राब्ता कर दिया। चीफ ने कहा, मिस्टर हार्डी, मैं चीफ ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ। अभी 2 मिनट पहले तुमने मेरे फ़ोन पर मेरे मेहमान से बात की थी। मैंने हार्डी की ज़ुबान से कहा, सर मैंने नहीं, मेरी दुकान में आने वाले एक ग्राहक ने फ़ोन करने की इजाज़त तलब की थी। मैंने इजाज़त दे दी थी। क्यों जनाब, क्या ये कोई गैर कानूनी बात है? गैर कानूनी नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या वो ग्राहक मौजूद है? नहीं, जा चुका है। हुलिया बता सकते हो? मैंने उल्टा सीधा हुलिया बता दिया। चीफ ने रिसीवर रखकर थरमाल से पूछा, यहाँ तुम्हारी किस से दुश्मनी है? वो बोला, तुम जानते हो कि मिस्टर लंबोर्डा के मातियत ना किसी से दोस्ती करते हैं, ना किसी को दुश्मन बनाते हैं। हमारी दुश्मनी सिर्फ टेलीपैथी जानने वालों से होती है। तो फिर ये किसी टेलीपैथी जानने वाले की हरकतें हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा कोई दुश्मन होता तो वो मेरे दिमाग में आकर मुझे चैलेंज करता, लेकिन मैं योगा का माहिर हूँ, कोई मुझे ट्रैप नहीं कर सकता। जो भी मुझे परेशान कर रहा है वो मेरी असलियत नहीं जानता है। वो कोई गोरा या काला फसादी है। वो कोई भी हो, तुम्हारी हर बदलती हुई रिहाइशगाह को देख लेता है और उसका फ़ोन नंबर भी मालूम कर लेता है। अगर वो ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं है तो फिर कोई बहुत ही खरांट जासूस है। अपनी निगाहों से तुम्हें ओझल नहीं होने देता। यही तो मालूम करना चाहता हूँ कि वो कौन है। क्या हमारे जासूस ऐसे खरांट नहीं है कि उसे पकड़ सकें? हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। चीफ के चोर ख्यालात बता रहे थे कि वो मेरी और थरमाल की दुश्मनी के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता है। इसके बावजूद वो किसी ख्याल ख्वानी करने वाले पर शुबा कर रहा है। इससे पहले वो अपना शुबा लंबोर्डा पर जाहिर करता, मैं अपनी चाल चलने के लिए उस आशिक नौजवान जॉन क्रेजी के पास आ गया। उसके अंदर खामोश रहा। शाम का वक्त था।
वो टाइडल बेस के किनारे खड़ा हुआ उन कश्तियों को देख रहा था जो राजहंस की लंबी गर्दनों की तरह बनी हुई थी। ये कश्तियाँ स्मान बोट्स कहलाती हैं। वाशिंगटन आने वाले रोमानी जोड़े ऐसी कश्तियों में बैठकर झीलनुमा टाइडल बेस की सैर करते हैं। जॉन क्रेजी भी तस्वुर में उस ऑपरेटर लड़की के साथ स्मान बोट में बैठा हुआ था। मैंने उसकी सोच में कहा, सिर्फ सोचने से महबूब नहीं मिलता, इसके लिए कुछ कर गुजरना होता है। उसने सोचा, मैं क्या करूं, यही समझ में नहीं आता। मैंने समझाया, हरकत में बरकत है। मैं ख्यालों की दुनिया से निकल कर आगे बढ़ूंगा तो मंजिल आएगी। वो वहां से चलता हुआ अपनी कार में आकर बैठ गया, फिर उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ाने लगा। मैं उसे लंबोर्डा की खुफिया रिहाइशगाह की तरफ ले जाने लगा। गुज़िश्ता रोज़ मैंने धोखे से उसके मुख्तसर ख्यालात पढ़े थे और मालूम किया था कि वो लॉस एंजल्स से आज वाशिंगटन पहुंचेगा और शाम को अपनी रिहाइशगाह में अपनी गूंगी माशूका के पास आएगा। जॉन क्रेजी ने उसकी रिहाइशगाह से ज़रा दूर कार रोक दी। मैंने उसके ज़रिए देखा, उसकी रिहाइशगाह के हाथे में एक कार खड़ी हुई थी। पिछली बार जब मैं थरमाल को उधर ले गया था तो कार नहीं थी। घर का मालिक नहीं था तो कार कैसे होती। अब कार की मौजूदगी बता रही थी कि माल के मकान मौजूद है। मैंने जॉन क्रेजी के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। वो अपनी कार वहां से और दूर ले गया। उसे एक जगह पार करके लंबोर्डा की रिहाइशगाह की तरफ पैदल जाने लगा। लंबोर्डा वहाँ एक आम शहरी की तरह आता था और गूंगी के साथ रात बसर करके चला जाता था। उसकी गाड़ी और उसका हुलिया वगैरह मुख्तलिफ होता था। कोई उसे सुपर मास्टर के दस्ते रास्त की हैसियत से पहचान नहीं सकता था और चूंकि सरकारी हैसियत से वहाँ नहीं आता था, इसलिए उसकी रिहाइश के आसपास मुसल्लह गार्ड्स या जासूस वगैरह नहीं होते थे। यानी वो अपनी प्राइवेट लाइफ में किसी को अपना राजदार बनाने का आदी नहीं था। जॉन क्रेजी बाउंड्री वाल से लगकर थोड़ी देर के लिए खिड़कियों और दरवाज़ों को देखता रहा। उन पर पर्दे पड़े हुए थे। वो पर्दे ज़रा भी हटे हुए होते तो ये समझ में आता कि अंदर से कोई बाहर का हाल देख रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बड़ी आस्तगी से बाउंड्री की दीवार पर चढ़कर अंदर पहुंच गया। घास पर ईंगता हुआ कार के करीब पहुंचा और फिर मेरी प्लानिंग के मुताबिक कार के ब्रेक नाकारा बनाने लगा। मैंने इस काम के लिए जॉन क्रेजी का इंतखाब इसलिए किया था कि इंटेलिजेंस वालों को इस पर शुबा था। अगरचे उसके चोर ख्यालात पढ़ने के बाद लंबोर्डा के सुराग रसानों का शुबा दूर हो चुका होगा, ताहम वो अभी ब्रेक को नाकारा बनाते वक्त पकड़ा जाता तो मिटने वाला शुबा फिर उभर आता। मैं उसके चोर ख्यालात से लंबोर्डा को समझाता कि वो यहूदी टेलीपैथी जानने वाले जे मॉर्गन का अलहकार है। कोई काम सही प्लानिंग से सही वक्त पर हो तो कामयाबी होती है। वो मतलूबा काम करके फिर उसी तरह घास पर ईंगता हुआ बाउंड्री वाल के पास आया और उस पर चढ़कर अहाते के बाहर पहुंच गया। इत्मीनान से दूर तक चलते हुआ कार की तरफ जाने लगा। मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ा। वो चलते चलते लड़खड़ा गया, फिर संभल कर सोचने लगा, मैं कहाँ हूँ और यहाँ क्या कर रहा हूँ। सामने पार्क के करीब अपनी कार नजर आ रही थी। वो सोचता हुआ जा रहा था। चूंकि मैंने पूरी तरह कब्जा जमाया हुआ था, इसलिए आज़ादी के बाद उसे याद नहीं रहा कि किस रिहाइशगाह के हाथे में गया था और वहाँ क्या कार्रवाई करने के बाद आया है। वो कार में बैठकर सोच रहा था कि इस लड़की के इश्क में दीवाना हो रहा है। उसके ख्यालों में डूबकर ऐसे गुम हो जाता है कि गायब दिमागी का पता ही नहीं चलता। मैं काफ़ी देर तक उसके अंदर खामोश रहा। फिर यकीन हो गया कि किसी ख्याल ख्वानी करने वाले ने इसे मेरा अलहकार बनते नहीं देखा है। मैंने यूसुफ जायद को लंबोर्डा का फ़ोन नंबर डायल करने को कहा। उसने हदायत पर अमल किया। राब्ता कायम होने पर थोड़ी देर तक फ़ोन की घंटी बजती रही। फिर लंबोर्डा की आवाज़ सुनाई दी। उसने आवाज़ बदल कर पूछा, हेलो कौन? मैंने थरमाल की आवाज़ बनाकर यूसुफ जायद की ज़ुबान से कहा, सर मैं हूँ थरमाल, आपकी आवाज़ क्यों बदल गई है? मैं जानता था ये सुनते ही वो थरमाल के दिमाग में पहुँचेगा। मैं भी वहाँ पहुँच गया। इत्तफाक से वो भी कान से रिसीवर लगाए कानों से बातें कर रहा था। पहले चंद लम्हात में लंबोर्डा ने यही समझा कि थरमाल ही फ़ोन पर उससे बोल रहा था। वो गुस्से से कड़क कर बोला, तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर कैसे मालूम हुआ? मैंने थरमाल से रिसीवर रखवा दिया। फिर उसकी सोच में जवाब दिया, सर मैं सिर्फ फ़ोन नंबर ही नहीं रिहाइश का भी जानता हूँ। यही पूछ रहा हूँ कैसे जानते हो? आपने मुझे फरहाद का डुप्लीकेट बना दिया। मुझे यूँ लगता है कि मैं सचमुच का फरहाद अली तैमूर हूँ। जैसे वो सोचता है वैसे ही मैं सोचता हूँ। वो आप तक पहुँचना चाहता है, मैं भी पहुँचते पहुँचते आप तक पहुँच गया हूँ। आपकी रिहाइशगाह की बैरूनी दीवारें सुरख ईंटों की हैं और ये वाशिंगटन चैनल वाले पार्क के सामने है। खामोशी छा गई। वह हैरान परेशान हो गया होगा। एक ये सवाल परेशान कर रहा होगा कि थरमाल जैसा मातियत ये क्यों कह रहा है कि सचमुच फरहाद बन गया। दूसरी परेशानी ये थी कि उसका पता और फ़ोन नंबर उसे कैसे मालूम हो गया। और जैसे भी मालूम हुआ, क़यामत का राज मालूम हुआ। ये राज खुलने से वो गिरफ्त में आता तो उसके तमाम मातियत टेलीपैथी जानने वाले भी दुश्मन की मुट्ठी में चले जाते। अभी उसे उम्मीद होगी कि गिरफ्त में नहीं आया, दुश्मन ने सिर्फ सुराग लगाया है, लिहाजा टकराव से पहले इस रिहाइशगाह से भागना चाहिए। बाद में मालूम हुआ कि वो तेज़ी से दौड़ता हुआ और गूंगी को एक तरफ धक्का देकर गिराता हुआ बंगले से बाहर आया। फिर अपनी कार में बैठकर इसे स्टार्ट किया। उजलत और घबराहट में कार स्टार्ट नहीं हुई। अच्छी खासी घबराहट के बाद वो कार चलने पर राज़ी हुई। वो सोच रहा था यह फरहाद के सिवा कोई नहीं हो सकता। उसने फ़ोन के ज़रिए और थरमाल के ज़रिए ये मालूम किया कि मैं अपने खुफिया बंगले में मौजूद हूँ या नहीं। अब उसे मेरी मौजूदगी का यकीन हो गया है। उसके आलाकार बंगले के अतराफ़ कहीं छुपे होंगे और अब मेरा ताक़ुब कर रहे होंगे। वो अकब नुमा आईने में देख रहा था।
अंदाज़ा कर रहा था कि कौन सी गाड़ी उसके ताक़ुब में है। ये उसी वक्त मालूम हो सकता था जब आसपास की गाड़ियों के मुकाबले में रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। इस तरह ताक़ुब करने वाली गाड़ी की रफ्तार भी मजबूरन ज़्यादा से ज़्यादा होगी और वह नज़रों में आएगी। इस तरीके कार पर अमल करते हुए उसने रफ्तार में इजाफा किया। फिर आगे कुछ दूर जाकर दो गाड़ियों को ओवरटेक करने के लिए रफ्तार में ज़रा कमी करनी चाहिए तो नाकामी हुई। ढलान के बायस गाड़ी उसी तेज़ी से भाग रही थी और ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। उसने कई बार ब्रेक लगाने की कोशिश की और हादसे से बचने के लिए कार को संभालता रहा। फिर उसने ख्याल ख्वानी के जरिए सुपर मास्टर को मुखातिब किया। मैं सलमान के साथ सुपर मास्टर हॉलीमैन के दिमाग में मौजूद था। वो कह रहा था, मास्टर मैं फरहाद का शिकार हो रहा हूँ। पता नहीं वो किस हिकमत अमली से मेरे करीब पहुँच गया है। शायद उसी ने मेरी गाड़ी के ब्रेक को नाकारा बना दिया है। मैं बाल्टीमोर जाने वाली शाहराह पर हूँ। प्लीज़ ट्रैफिक पुलिस को हुक्म दो कि वो मेरे चारों तरफ गाड़ियों से मुहासरा करके मेरी कार को रोक ले। मैंने उसके मातहत पास्को रूट के लहजे और आवाज़ में कहा, मिस्टर लम्बोर्डा, मैं सुपर मास्टर से अभी ख्याल ख्वानी के जरिए बात कर रहा हूँ। अगर आप मुसीबत में हैं तो मुझे अपने दिमाग में आने दें। सुपर मास्टर के हुक्म से जब तक पुलिस वाले आएंगे तब तक हम दोनों मिलकर बचाव की तदबीर कर लेंगे। उसने कहा, फ़ौरन आओ। मैं फ़ौरन उसकी खोपड़ी में पहुंचा और पहुंचते ही एक ज़बरदस्त ख्याल ख्वानी का झटका पहुंचाया। वह अलग फाड़ कर चीख पड़ा। हाथों से स्टीयरिंग बहक गया। कार इधर से उधर जाती हुई दूसरी कारों से टकराई। मैंने उसके हाथों से जल्द ही स्टीयरिंग को संभाल लिया। वह दिमागी तकलीफ की शिद्दत से बेहाल हो रहा था। शाहराह पर बेशुमार गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा रही थीं। इस टकराव में लम्बोर्डा की गाड़ी उनके दरमियान फंस कर रुक गई। उसके रुकते ही मैंने उसके अंदर एक जलजला पैदा किया। वो ज़िबा किए हुए बकरे की तरह तड़प तड़प कर कार से निकला और सड़क पर गिरकर शदीद तकलीफ के बायस कराहने लगा। वह बड़े ही मजबूत एसाब का पहाड़ जैसा शख्स था। जलजले के 2 झटकों से कोई भी मामूल होता बेहोश हो जाता, लेकिन वो बेहद अजियतें बर्दाश्त करते हुए होश में रहने की कोशिश कर रहा था। आखिर मेरे तीसरे झटके ने उसे बेहोश कर दिया। मैंने सलमान के पास आकर कहा, बहुत बड़ा मोहरा हाथ आ गया है। मैं लैला से कहता हूँ वो पास्को रूट के दिमाग में रहे और उसे लम्बोर्डा के पास ना जाने दे। दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले फ्रेज़र के मुतालिक तुमने कहा था वो बीमार है और अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। जी हाँ, मैंने सुपर मास्टर के ज़रिए फ्रेज़र को भी काबू में कर लिया है। अब हमारी सोनिया सानी रह गई है। जब मैं लम्बोर्डा पर तनवीमी अमल करूँगा तो वो मदाखलत करेगी। सलमान ने कहा, मैं अपनी बेटी की वजह से खुद उलझा हुआ हूँ। यह सुपर मास्टर नहीं जानता है कि सानी कहाँ है, सिर्फ जॉन लम्बोर्डा को मालूम है। ठीक है, लम्बोर्डा के होश में आते ही उस पर अमल करके सबसे पहले सानी के मुतालिक मालूम करूँगा। फिर मैंने लैला से कहा कि वो पास्को रूट के दिमाग में सलमान का लहजा इख्तियार करके जाए और उसे लम्बोर्डा के पास जाने ना दे। मैं हर पहलू से मुकम्मल इंतजामात करने के बाद लम्बोर्डा के पास आ गया। वो होश में था मगर बेहद कमज़ोर था। उसका दिमाग फोड़े की तरह दुख रहा था। वो कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। उसने एक बार आंखें खोलकर देखा था मगर डॉक्टर, नर्स और कमरे की दूसरी चीज़ें धुंधली दिखाई दे रही थी, इसलिए फिर उसने आंखें बंद कर लीं। मैं बड़ी देर तक एहतियातन खामोश रहा। कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला चुपके से वहाँ मौजूद हो सकता था। ख़ास तौर पर सोनिया सानी की तरफ से खदशा था। वो अपने सीनियर अफसर लम्बोर्डा के दिमाग में किसी वक्त भी आ सकती थी। मैंने लम्बोर्डा की ख्वाबिदा सोच में कहा, सिल्वाना, सिल्वाना तुम कहाँ हो? ऐसी मुसीबत के वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कहाँ हो? आ जाओ, आ जाओ। वह जिस दर्द भरे अंदाज में पुकार रहा था, वो पुकार सुनकर सानी ज़रूर उसके दर्द का मरहम बनकर आती, मगर नहीं आई। साबित हुआ कि वो मौजूद नहीं है या उसे लम्बोर्डा के मौजूदा हालात की खबर नहीं है। मैंने वक्त को गनीमत जाना और अमल शुरू कर दिया। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन इतनी बड़ी कामयाबी हासिल होगी। नाकाबिले शिकस्त टेलीपैथी जानने वाला जॉन लम्बोर्डा हमारी गिरफ्त में होगा। इस मुल्क का हुक्मरान सानी सुपर मास्टर की खोपड़ी हमारी गुलाम होगी और दूसरे टेलीपैथी जानने वाले भी हमारे ताबेदार बन जाएंगे। अमेरिका जैसे सुपर पावर को कदमों तले लाने के बाद क्या रह गया था? कुछ नहीं। अब तो हम सारी दुनिया फतह कर चुके थे। इसराइल की इंसान दुश्मन पॉलिसियों को अमेरिका से ही इस्तेहकाम हासिल होता था। आइंदा हम ऐसी पॉलिसियों को गटर में डालने वाले थे। इसराइल के गोल्डन ब्रेन्स अली को अपना बेताज बादशाह बनाते जा रहे थे। लिहाजा अब कुछ नहीं रहा था। हमने सारा किस्सा तमाम कर दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि हालात हमारी बेखबरी में करवट बदलते रहती हैं, फिर एक मखसूस वक्त में हमें दरसे इबरत देती हैं। हालात ने अचानक ही करवट बदली। मैं लम्बोर्डा पर अमल कर रहा था कि महसूस हुआ मुदाखलत हुई है। लम्बोर्डा ने अपने बाजू में हल्की सी चुभन महसूस की थी। इसके बाद ही मेरे तनवीमी अमल का रिश्ता उससे टूट गया। किसी ने इंजेक्शन लगाया था और वो बेहोश हो गया था। मैंने फ़ौरन ही सलमान से कहा, जिसका डर था वही हुआ, मुदाखलत हुई। किसी ने लम्बोर्डा को इंजेक्शन के ज़रिए बेहोश कर दिया है। सुपर मास्टर के ज़रिए अस्पताल वालों से मालूम करो इंजेक्शन किसने लगाया है। सुपर मास्टर ने सलमान की मर्ज़ी के मुताबिक अस्पताल वालों से मालूम किया। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर लम्बोर्डा शदीद ज़हनी कर्ब में थे। हमने उन्हें गहरी नींद सुलाया है, लेकिन वो तो बेहोश है। डॉक्टर हम हैं, आप हमसे ज़्यादा नहीं जानते। प्लीज़ हमें डिस्टर्ब ना करें। मैं डॉक्टर के ख्यालात पढ़ रहा था। पता चला वो एक मरीज़ का मुआयना कर रहा था। अचानक उसके दिल में बात आई कि मिस्टर लम्बोर्डा को गहरी नींद सुलाना चाहिए। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन बेख्तियार
सिरिंज में एक मादा भर के ले गया। उसकी दानिस्त में वो नींद का इंजेक्शन था। मैं समझ गया, सानी ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाने पर मजबूर किया था। हमारी बिल्ली और हमसे म्याऊं का मतलब समझ में आ गया। वह ऐसी बिल्ली थी जो हम सबको जान से प्यारी थी, लेकिन जान की दुश्मन बनकर मुकाबला पर आ गई थी। जो इलाका हमने फतह किया था वो इलाका हमसे छीन कर ले गई थी। सिर्फ चंद मिनटों के बाद पता चला कि फौजी अफसर और जवान आए थे और बेहोश लम्बोडा को कहीं ले गए थे। ये फ़ौरन ही मालूम नहीं किया जा सकता था कि उसे कहाँ पहुँचाया गया है। जब तक मालूमात हासिल होती तब तक हमारी बेटी उसका ब्रेन वॉश कर देती। फरहाद अली तैमूर ने बहुत बड़ी बाजी हारी थी, लेकिन सानी की हिकमत अमली ने दिल खुश कर दिया था। आखिर मेरी होने वाली बहू थी। वो तो मुझे बाबा जानी कहकर मुझे घोड़ा बनाकर मेरी पीठ पर सवार हो सकती थी। सलमान ने कहा, यह लड़की हमारे लिए प्रॉब्लम बनती रहेगी, इसे किसी तरह काबू में करना होगा। मैंने कहा, तुम बाप हो, जवान बेटी को काबू में रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अगर वो इसी तरह बेकाबू रही तो हम बारात नहीं लाएंगे। ओह फरहाद भाई, इतनी बड़ी नाकामी के बाद भी आप मजाक के मूड में हैं। कैसी उल्टी बातें करते हो। दुनिया मुझे शेर कहती है और तुम्हारी बेटी शेर के मुंह से लुकमा छीन कर ले गई है। इतनी बड़ी कामयाबी को नाकामी कह रहे हो। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। ये कहने आया हूं कि सुपर मास्टर हेलीकॉप्टर के जरिए मियामी जा रहा है। मैंने चौंक कर कहा, मियामी के एक खुफिया अड्डे में वो ट्रांसफार्मर मशीन छुपा कर रखी गई है। जी हाँ, उसकी सोच ने बताया कि 2 घंटे बाद किसी नौजवान को उस मशीन से गुजार कर उसे टेलीपैथी का इल्म दिया जाएगा। चूंकि लम्बोडा जेर इलाज है, इसलिए वहाँ सुपर मास्टर की मौजूदगी लाजमी है। वो हेलीकॉप्टर के जरिए मियामी पहुँच गया। वहाँ से कार में एक जगह लंबा सफ़र शुरू हुआ। 2 फौजी अफसरान उसके साथ थे। 1 घंटे बाद वो पहाड़ियों के दरमियान पहुँचे। इन पहाड़ियों को काटकर बहरी फ़ौज का अड्डा बनाया गया था। इस तरह शीदा पहाड़ी अड्डे के पीछे खुले समुंदर में फ़ौज के बहरी जहाज़ खड़े रहते थे। समुंदर के रास्ते से किसी को इधर आने की इजाज़त नहीं थी, और जहाँ से सुपर मास्टर कार में आया था वो तमाम खुशकी का इलाका आम लोगों के लिए ममनू था। सानी हमसे लम्बोडा को छीनकर मुतमईन हो गई थी। उसने ये सोचा ही ना होगा कि हम सुपर मास्टर जैसी हस्ती को अपना ताबेदार बना सकती हैं। वो उधर लम्बोडा को हमसे महफूज रखने की कोशिशों में मसरूफ़ होगी। इधर हमें ट्रांसफार्मर मशीन के चारों तरफ मीलों दूर तक हिफाजती इंतजामात को देखने का मौका मिल रहा था। सुपर मास्टर त्राशीदा पहाड़ी अड्डे के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजर रहा था। उसके आगे पीछे मुसल्लह फौजी जवान और अफसरान चल रहे थे। वहाँ खलाई सियारे के जरिए जासूसी होती थी। बगैर इजाज़त वहाँ कदम रखने वाले को सियारे की आंख देख लेती थी और उसे गिरफ्तार करा देती थी। वैसे साइंस ने अभी ऐसी आंख नहीं बनाई थी जो हमारे दिमागों में रहने वालों को देख लेती। सुपर मास्टर फौजी अफसरान के साथ एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचा। वहाँ 5 अदद ट्रॉली स्ट्रेचर थे। वो मरीजों को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने वाली ट्रॉलियाँ थीं। 4 ट्रॉलियों के स्ट्रेचर पर एक औरत और 3 मर्द आंखें बंद किए गाफिल पड़े हुए थे, शायद बेहोश थे। 5वीं ट्रॉली खाली थी। उनमें से 2 बेहोश अफराद को देखकर सुपर मास्टर चौंक गया। उसकी सोच से हमें पता चला कि उनमें से एक पास्को रूट है और दूसरा फ्रेज़र। हमने जॉन लम्बोडा के उन दोनों टेलीपैथी जानने वालों को अपना मामूल और ताबेदार बनाया था, लेकिन लम्बोडा की तरह वो दोनों भी हमारे हाथ से निकल गए थे और यहाँ पहुँचा दिए गए थे। सुपर मास्टर ने पूछा, ये हमारे अहम टेलीपैथी जानने वालों को क्या हो गया है? इन्हें मर्ज़े तैमूरिया हो गया है। ये नुस्वानी आवाज़ हॉल में गूंजी तो मैंने और सलमान ने सानी को पहचान लिया। वो एक गार के अंदरूनी हिस्से से निकलकर हॉल में आई, फिर बोली, सुपर मास्टर, मैं तुम्हारी और इस मुल्क की एक अदना कनीज़ हूँ। ये बताने आई हूँ कि हमारे टेलीपैथी जानने वालों पर फरहाद गालिब आ गया है। सुपर मास्टर ने मेरी मर्जी के मुताबिक पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि फरहाद ने इन्हें ट्रैप किया था, और इन ट्रॉलियों पर कौन है? वो बोली, ये ट्रॉली पर पड़ी हुई औरत एल्पा है और दूसरी ट्रॉली पर इसराइल का एक गोल्डन ब्रेन मेजर यार्डले है। सुपर मास्टर ने पूछा, यह किस्सा क्या है? किस्सा यह है कि फरहाद अली तैमूर ने हम अमरीकियों को अकल से पैदल समझ लिया है। उसकी मुसलसल कामयाबियों ने उसे खुशफहमियों में मुब्तला कर दिया है। वो बड़ी तेज़ी से मैदान मारता आ रहा था और समझ रहा था कि उसने इतने बड़े सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका को फतह कर लिया है। अब उसे मालूम होगा कि वो किस बुरी तरह उल्लू बनता रहा है। सलमान ने कहा, भाई फरहाद, ये मेरी बेटी है तो क्या हुआ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आपको उल्लू बोले। मैंने कहा, इसी को बहुत समझ लो, इससे बड़ी गाली इसे नहीं आती है। वो कह रही थी, मैं अपने सीनियर अफसर जॉन लम्बोडा के लिए जान की बाजी लगा सकती हूँ, क्योंकि वो मुझ पर अंधा एतमाद करता है। उसकी खुफिया रिहाइशगाह का पता और फ़ोन नंबर सिर्फ मैं जानती हूँ। जब मुझे मालूम हुआ कि थरमाल को गोरे और काले परेशान कर रहे हैं और वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो मैं खामोशी से उसके दिमाग में रहने लगी। वहाँ से यह भेद खुलता गया कि फरहाद उसके ज़रिए मिस्टर लम्बोडा तक पहुँचना चाहता है या पहुँच चुका है। जब उसकी कार का ब्रेक नाकारा हुआ तो समझ में आया कि फरहाद उसे ज़ख्मी करके दिमाग में जगह बनाना चाहता है। वो फिर ठहर कर बोली, मैं सिलसिले में पास को रूट को खबरदार करने आई तो उसने मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया, क्योंकि पहले से कोई औरत वहाँ मौजूद थी। इस बात की तस्दीक होती जा रही थी कि फरहाद की टीम हमारे तमाम टेलीपैथी जाने वालों को शिकार कर रही है। फ्रेज़र बीमार था, उसे तो आसानी से कोई भी ट्रैप कर सकता था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सुपर मास्टर के करीब आई, फिर बोली, जब हम टेलीपैथी जानने वालों का सरबराह लम्बोडा उनके जाल में फंस गया तो ये बात भी समझ में आ गई
कि लम्बोर्डा की मामूला एल्पा और मेजर यार्डले भी फरहाद से महफूज नहीं है। वो एक लम्बोर्डा के जरिए हर एक को ट्रैप कर चुका है, सिर्फ मैं महफूज हूँ। उसने सुपर मास्टर की तरफ उंगली उठाकर कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ फरहाद अली तैमूर, तुमसे कह रही हूँ। तुम जो सुपर मास्टर के दिमाग में छुप कर मेरी बातें सुन रहे हो और ये फौजी अड्डा देख रहे हो, तुम्हारी खुशफहमी कहती है कि यहाँ ट्रांसफार्मर मशीन है और मैं इतनी अहमक हूँ कि तुम्हें किसी के दिमाग में बैठकर यहाँ तक आने की इजाज़त दे चुकी हूँ। वो इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं, तुम्हारे फरिश्ते भी यहाँ मशीन की झलक नहीं देख सकेंगे। हो सकता है तुमने मिस्टर लम्बोर्डा के दिमाग से मालूम किया हो कि मशीन यहाँ है। यही सोचकर मैंने उसे 2 घंटे पहले यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया है। वह फिर सुपर मास्टर की तरफ उंगली उठाकर बोली, और ये तुम्हारा सबसे बड़ा आखिरी मोहरा सुपर मास्टर है, जिसके दिमाग पर कब्जा जमाकर तुमने समझ लिया था कि हमारे मुल्क की सियासत तुम्हारे हाथ में आ गई। यह आखिरी जीत भी हार में बदल रही हूँ। देखो, वो जो 5वीं ट्रॉली खाली है वो सुपर मास्टर के लिए है। अभी ये भी बेहोश होगा, इसका भी ब्रेन वॉश होगा। फिर तुम कभी इनमें से किसी के दिमाग में नहीं आ सकोगे जिन्हें तुमने अपना ताबेदार बनाया था। तुमने जितने अहम टेलीपैथी जानने वालों को छीन लिया था, उन सबको मैंने वापस जीत लिया है। उसने एक अफसर से कहा, मिस्टर हॉलीमैन को इंजेक्शन लगाओ। एक फौजी जवान सिरिंज में दवा भरने लगा। मैंने सुपर मास्टर की जुबान से पूछा, शाबाश बेटी, तुमने निहायत उम्दा हिकमत अमली से एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। वो कहका लगाकर बोली, अपनी शिकस्त पर पर्दा डालने के लिए मुझे बेटी कह रहे हो? नहीं, अपने घर बुलाने के लिए बेटी कहा है और इस यकीन से कहा है कि तुम हमारे पास वापस आओगी। मेरी बात खत्म होते ही सुपर मास्टर को इंजेक्शन लगा दिया गया। वो बेहोश हुआ और मैं सलमान के साथ उसके दिमाग से निकल गया। अब उसके और लम्बोर्डा वगैरह के दिमाग में कभी जगह नहीं मिल सकती थी। हम दोनों हारे हुए सिपाहियों की तरह अपने अपने घर वापस आ गए। मैंने लैला को मुखातिब करते हुए पूछा, मैंने तुम्हें ताकीद की थी कि मुस्तकलन पास्को रूट के दिमाग में रहोगी, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। सानी ने मौका पाकर उसे ट्रैप कर लिया। मैं मजबूर थी, नमाज का वक्त हो गया था। आप सब अपने अपने मामलात में मसरूफ़ थे। मैंने सोचा मगरिब की नमाज मुख्तसर होती है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। लेकिन इबादत से वापस आई तो मैंने पास्को रूट को बेहोश पाया। नमाज ने और हमारी लाडली ने हमें मैदान छोड़ने पर मजबूर किया। इसमें कुदरत का कोई भेद है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। 2 दिन गुजर गए। हमें कुछ मालूम ना हो सका कि हमने जितने टेलीपैथी जाने वालों को अपने काबू में किया था वो कहाँ गए और अब किस हाल में हैं। बेहोशी के बाद होशो हवास में आने के लिए चंद मिनट भी लगते हैं, चंद घंटे भी लगते हैं और चंद दिन भी गुजर जाते हैं। मैं वक्फे वक्फे से लम्बोर्डा के दिमाग में जाता रहा। ख्याल था किसी वक्त भी वो आंख खोलेगा और हवास में रहेगा तो फिर एक बार उसे काबू में लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके दिमाग को ट्रांसफार्मर मशीन के ताबे कर दिया गया था। इस मशीन में एक चैनल ऐसा था जिसके 4 आलात इंसानी खोपड़ी के चारों तरफ लगा दिए जाते थे। फिर जब तक मशीन ऑन रहती तब तक वो दिमाग बैरूनी असरात कबूल नहीं करता था। ख्याल ख्वानी की लहरें भी बेअसर हो जाती थीं। इसलिए मैं दोबारा लम्बोर्डा के दिमाग को ना पा सका। सिर्फ लम्बोर्डा ही नहीं, उसके किसी मातियत टेलीपैथी जानने वाले को दोबारा ना पा सका। सभी को इसी तरीक़ाकार के मुताबिक मशीन के ज़रिए असर रखकर तब्दील किया गया था। सुपर मास्टर और जॉन लम्बोर्डा इतने अहम ओहदेदार थे कि सानी ने उन्हें नई जिंदगी देकर मुल्क की डूबती हुई नब्ज़ को संभाला था। दूसरे टेलीपैथी जानने वालों को मुझसे छीन कर तमाम हुक्मरान और आला ओहदेदारान के दिल जीत लिए थे। उसकी हमायत में मुबारकबाद के साथ ये मुतालबात पेश किए जा रहे थे कि सिल्वाना को सुपर मास्टर के बराबर कोई ओहदा दिया जाए या उसे सुपर मादाम का खिताब देकर खसूसी इख्तियारात दिए जाएँ। लम्बोर्डा फ़ख्र से कहने लगा, सिल्वाना मेरी बेटी है, मेरी ऐसी दरियाफ्त है जिस पर पूरी कौम फ़ख्र करती रहेगी। हॉलीमैन ने कहा, मुझे दोबारा सुपर मास्टर बनाने वाली सिल्वाना है। मैं उसे सलाम करता हूँ और उसे सुपर मादाम तस्लीम करता हूँ। जॉन लम्बोर्डा ने कहा, ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए दोनों टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा हुआ है। वह दोनों आइंदा सुपर मादाम सिल्वाना के महकूम और ताबेदार रहेंगे। सुपर मास्टर ने कहा, मैं सिर्फ जॉन लम्बोर्डा से अहम मामलात में मशवरे लिया करता था। आज से सुपर मादाम मेरी मुशीर ख़ास रहेंगी। सानी ने मुझ पर जो सबसे बड़ा जुल्म किया था वो ये था कि अल्पा को भी छीन लिया था। इसराइल की वही एक ख्याल ख्वानी करने वाली मेरे कब्जे में थी। इसके ज़रिए मैं गोल्डन ब्रेन मेजर यार्डले के दिमाग में भी पहुंच गया था। सानी ने इसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार कर अमरीकी हुकूमत को वफादार बना दिया था, लेकिन उस चैनल से उसे नहीं गुजारा था जो टेलीपैथी के लिए मखसूस था। अब मेजर यार्डले के दिमाग में ये बातें नक्श थीं कि वो बदस्तूर यहूदिया और गोल्डन ब्रेन है। वो दिल से अपने मुल्क और कौम की खिदमत करेगा, लेकिन दर पर्दा अमरीकी हुकूमत का वफादार रहेगा और राजदारी से गोल्डन ब्रेन्स के दरमियान रहकर अमरीकी मुफादात के लिए काम करता रहेगा। मुझे ये मालूम नहीं था कि मशीन के ज़रिए किसका मजाज किस अंदाज में तब्दील किया गया, लेकिन यह अंदाज़ा था कि अल्पा और मेजर यार्डले को मशीन के ज़रिए तब्दील किया गया होगा और उन्हें मुकम्मल तौर से अपना वफादार बनाया गया होगा। मैंने अली से कहा, वाशिंगटन में सानी ने बाजी पलट दी है। अब अल्पा और मेजर यार्डले वापस आएंगे तो वहाँ तुम्हारी जान के दुश्मन बनकर रहेंगे। तुम अपने बचाव की तदबीर करो। उसने कहा, गोल्डन ब्रेन्स के कितने ही मामलात में मुझे मेजर और अल्पा के साथ मसरूफ़ रहना होगा। मेरे दिमाग को कमज़ोर करने और मुझे ताबेदार बनाने का कोई ना कोई मौका अल्पा को ज़रूर मिलेगा। मेरी हिफाजती तदाबीर हमेशा काम नहीं आएंगी।
फिर क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मैं सोचता हूँ। वो सोचता रहा। फिर उसने रॉजर मूस से कहा, अंकल, आपने और मैंने गोल्डन ब्रेन का ओहदा संभाल कर बहुत नुकसान उठाया है। आपकी शरीक हयात यानी मेरी सास को कत्ल कर दिया गया। लंबोड़ा ने अपनी शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए शरीक हयात यानी आपकी बेटी को बेमौत मार डाला। वो आइंदा हम दोनों को कत्ल करना चाहेंगे। मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है, अलबत्ता तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ दामाद ही नहीं बेटा भी समझता हूँ। तमाम महबूब रिश्तों को खोने के बाद तुम्हें नहीं खोना चाहता। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा रूपोश रहकर काम करना चाहिए। रूपोश रहने से भी बात नहीं बनेगी। पिछली बार लंबोड़ा हमारे एक गोल्डन ब्रेन के दिमाग में पहुंचकर आस्तीन का सांप बन गया था। गोल्डन ब्रेन्स और हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों की टीम में फिर आस्तीन के सांप पैदा हो सकती हैं। क्या तुम्हारे जहन में ऐसे दुश्मनों से बचाव की तदबीर है? एक ही बात समझ में आती है कि मैं कार्मन की हैसियत से गुम हो जाऊं और यहाँ किसी दूसरे रूप में रहूं। कार्मन की शख्सियत को गुम करोगे तो दूसरे रूप में गोल्डन ब्रेन बनकर नहीं रह सकोगे। ये आर्जी तौर पर होगा। आप सिर्फ 2 गोल्डन ब्रेन्स वास्को डी थर्मा और जॉन नोबल की हमायत हासिल करके ये जाहिर करें कि नया गोल्डन ब्रेन कार्मन हेराल्ड पाकिस्तान के खिलाफ एक खुफिया मिशन पर गया है। ठीक है, ये आज ही हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे? आप मिलिट्री इंटेलिजेंस के पॉल हैरिसन नामी नौजवान को लंबी छुट्टी पर यूरोप भेज दें। जो एल्पा के बंगले में मुलाजिम की हैसियत से रहता है। मैं पॉल बनकर रहूँगा। तुम एल्पा से बेजार रहते हो, फिर उस बंगले में रहना भी चाहते हो। मैं उससे निमट लूँगा। असल बात यह है कि वो मेजर यार्डले के साथ न्यूयॉर्क गई है। हो सकता है वो लंबोड़ा वगैरह के जाल में फंस जाए। जिस तरह हमें ये नहीं मालूम हो सका था कि लंबोड़ा हमारे गोल्डन ब्रेन एडगर सलोमिन के अंदर रहते हैं, उसी तरह हम मेजर यार्डले और एल्पा के सिलसिले में भी धोखा खा सकते हैं कि उनके अंदर दुश्मन छुपा हुआ नहीं है। वाकई तुम दूर तक सोचते हो। हमें एल्पा और मेजर यार्डले पर शुबा करना चाहिए। तुम उसके बंगले में रहकर शोबे की तस्दीक या नफ़ी कर सकते हो। यह तय हो गया। रॉजर मूस ने 2 गोल्डन ब्रेन्स को अपने एतमाद में लेकर बाकी गोल्डन ब्रेन्स और मुल्क के हुक्मरानों पर जाहिर किया कि कार्मन एक खुफिया मिशन पर गया है। फिर इंटेलिजेंस के एक आला अफसर को एतमाद में लेकर पॉल हैरिसन को बड़ी राजदारी से मुल्क के बाहर भेज दिया। उसकी रवानगी से पहले अली ने उसके साथ 12 घंटे गुजारे। उसके लब लहजे हरकत व सकनात की मशकें करता रहा। इस दौरान उसका चेहरा तब्दील होता रहा। जब दुश्मनों से तोड़ जोड़ होने लगे तो ऐसे ही तरीके इख्तियार की जाती हैं। वहाँ सोनिया सानी और जॉन लंबोड़ा भी तोड़ जोड़ में मसरूफ़ होंगे। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब वो मुझसे नहीं टकराएंगे। थर्माल को फरहाद बनाने की गलती करके वो बहुत बड़े नुकसान से 2-4 होने वाले थे। उन्होंने देखा था कि मैं सिर्फ एक थर्माल की डोर पकड़कर लंबोड़ा और सुपर मास्टर तक पहुंच गया था और उन्हें भी जकड़ लिया था। ऐसे नुकसानदेह तजुर्बात से 2-4 होने के बाद वो मुझसे कतराएंगे और वहाँ एल्पा और मेजर यार्डले की मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर दूसरे गोल्डन ब्रेन्स को भी अपना ताबेदार बनाने की प्लानिंग कर रहे होंगे। 1 हफ्ते बाद एल्पा और मेजर यार्डले ने गोल्डन ब्रेन रॉजर मूस को इतला दी कि वो दूसरे दिन की फ़्लाइट से तेल अबैब पहुँच रहे हैं और बहुत अहम मालूमात हासिल करके आ रहे हैं। लिहाजा उनकी आमद के 1 घंटे बाद ही तमाम गोल्डन ब्रेन्स का खुफिया इजलास होगा। गोल्डन ब्रेन्स इजलास के लिए एक जगह जमा नहीं होते थे। टीवी और कंप्यूटर्स के जरिए एक दूसरे से रब्ता रखते थे। दूसरे दिन अली एयरपोर्ट गया। वो पहले दूर ही दूर से एल्पा और मेजर को देखना चाहता था। ये तो मालूम ही था कि वो दोनों ही लंबोड़ा के मामूल और ताबेदार हैं। देखना यह था कि लंबोड़ा ने दोनों को अपने मुल्क में क्यों बुलाया था। फिर एक बात काबिल गौर थी। एल्पा इसराइल से बाहर आज़ाद दुनिया में आज़ादी से रहना चाहती थी। पाबंदियों में रहने के लिए अपने मुल्क वापस नहीं आना चाहती थी। वो यहाँ से जंजीरें तोड़कर और अपनों को धोखा देकर गई थी। फिर वापस क्यों आ रही थी? रनवे पर तैयार आकर रुक गया था। मुसाफिरों के उतरने के लिए सीढ़ियाँ लगाई जा रही थी। अली बालकनी में खड़ा आंखों से दूरबीन लगाए त्यारे के दरवाजे को देख रहा था। मुसाफिर दरवाजे पर आ रहे थे और सीढ़ी से उतरते जा रहे थे। फिर एल्पा नजर आई। उसके साथ मेजर यार्डले था। दोनों सीढ़ी से उतरते हुए नजर आ रहे थे लेकिन ज़्यादा वाज़े दिखाई नहीं दे रहे थे। वो बालकनी से उतरकर हॉल में आया। पार्टीशन के दूसरी तरफ वो इमिग्रेशन काउंटर पर नजर आई। आहनी जालियों के पार्टीशन के बायस वो वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी। कभी कभी मेजर यार्डले दीवार बनकर सामने आ जाता था। अली को एल्पा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह फ़राइज़ की अदायगी के लिए आया था लेकिन महसूस कर रहा था कि वो जो एल्पा आई है उसकी तरफ बेख्तियार दिल खिंचा जा रहा है। दिल क्यों खिंचा जा रहा है? आज इस एल्पा में क्या नजर आ गया था? कभी कभी झूठ के पीछे हकीकत झलकती है मगर वो सच्ची झलक समझ में नहीं आती। वो आ रही थी। इमिग्रेशन काउंटर से पार्टीशन के दरवाजे की तरफ आ रही थी। अली सोचता हुआ समझने की कोशिश करता हुआ दरवाजे के करीब आया। इधर से वो बाहर आई। फिर अली को देखकर ठिठक गई। अली उसे देखकर जहाँ था वहीं थम गया था। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बात क्या है जो 2 बहरूपों को उनकी असलियत के अंदर ले जा रही है। एक के सामने एल्पा थी मगर नहीं थी। दूसरे के सामने कार्मन या पॉल हैरिसन था मगर नहीं था। और वो जो थी और वो जो था, कुदरत उसी सिमत दिल की धड़कनों से इशारा कर रही थी। मोहब्बत इशारों में समझी जाती है। अरियो अलबेली समझती क्यों नहीं? मोहब्बत आंखों के पहले तसादुम से शुरू होती है। अरियो दीवाने 1000 भेस बदल ले और वो मोहब्बत 1000 पर्दों में छुप जाए पर निगाहें नहीं छुपती। दोनों ने चेहरे बदले थे लेकिन आंखें तो वही थी।
ठीक है कि आंखें भी बदल जाती हैं, लेकिन देखने का अंदाज नहीं बदलता, और वही देखने का अंदाज दोनों का दिल धड़का रहा था। सोनिया सानी चंद लम्हों तक गुमसुम खड़ी रह गई। इमिग्रेशन के गेट पर अली तैमूर को देखकर यूं लगा जैसे वो अपना है। अली ने भी सानी को देखकर यही महसूस किया था। ये चंद लम्हों की बात थी। फिर सानी जैसे होश में आ गई। उसने फ़ौरन ही ख्याल ख्वानी के जरिए मेजर से कहा, पीछे क्या कर रहे हो, फ़ौरन मेरे पास आओ। मेरे सामने एक अजनबी नौजवान है, ये मुझे शनासा निगाहों से देख रहा है। क्या अल्पा इसे जानती है? मेजर यार्डले पीछे रह गया था। जल्दी से सानी के बराबर आया, फिर अली को देखकर सोच के जरिए बोला, ये पॉल हैरिसन है, इंटेलिजेंस का बहुत ही ज़हीन जासूस। अल्पा के बंगले में मुलाजिम की हैसियत से रहते हैं। सानी ने मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए अली से कहा, हेलो पॉल, मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हो? अली ने कहा, मादाम तुम न्यूयॉर्क गई और एक हफ्ते में बिल्कुल बदल गई, तुम वो नहीं हो जो यहाँ से गई थी। सानी को यूं लगा जैसे अल्पा के भेस में पहचानी जा रही है। शायद मेकअप में अल्पा की नकल करने में खामी रह गई है। मेजर ने पूछा, मिस्टर पॉल, क्या तुम ये कहना चाहते हो ये हमारी अल्पा नहीं है? बेशक हैं, सर से पांव तक मादाम अल्पा हैं, लेकिन एक ही हफ्ते में सेहत कितनी शानदार हो गई है। बदन की रंगत पहले से ज़्यादा निखर गई है। अगर मैं ड्यूटी पर ना होता तो हुस्न की इस नई बहार पर शायरी ज़रूर करता। वो हंसती हुई बोली, पहले तुम निहायत संजीदा थे, एक हफ्ते में तुम्हारे अंदर भी तब्दीली आई है, बहुत जिंदा दिल हो गए हो। अली ने उसके हाथ से अटैची लेते हुए कहा, यह मेरी ड्यूटी है, आइए। वो तीनों एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आए। अल्पा और मेजर के लिए अलग अलग गाड़ियाँ आई थीं। मेजर ने कहा, अल्पा मुझे अभी एक अहम मीटिंग अटेंड करना है, तुम भी बंगले में पहुंचकर कंप्यूटर रूम में रहना, इस मीटिंग में तुमसे भी गुफ्तगू होगी। वो अपनी गाड़ी में चला गया। अली ने सानी के लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। वो बोली, अगर तुम ड्राइव करोगे तो मैं सामने बैठूंगी। मैं मुलाजिम हूँ, तुम्हें मेरे साथ नहीं बैठना चाहिए। तुम एक नामी गिरामी जासूस हो, मुझसे कमतर नहीं हो। जब तक मुलाजिम के भेस में हूँ, दुनिया वालों को दिखाने के लिए तुम्हें मालका की हैसियत से पीछे बैठना चाहिए। वह पिछली सीट पर बैठ गई। अली ने उसकी अटैची आगे रखी, फिर स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गया। सानी उसे चोर नज़रों से देखते हुए सोच रही थी, पॉल को पहली बार देखते ही मैं कहाँ खो गई थी, आखिर इसमें क्या खास बात है? बात समझ में नहीं आ रही थी। वह बहुत ही मुतजस्सस मजाज थी। उसका ख्याल था कि आज तक किसी ने उसे मुतासिर नहीं किया। फिर ये नौजवान पहली मुलाकात में अपनी तरफ कैसे खींच रहा है? ऐसी क्या बात है जो इसमें कशिश रखती है? उसे नज़रों के पहले तसादुम का ख्याल आया, तब कुछ समझ में आया कि उसके देखने के अंदाज में ऐसी शनासाई है जो याद नहीं आ रही है। ये निगाहों की शनाख्त कब और कहाँ हुई थी? आखिर कितने दिन, कितने बरस गुजर गए हैं कि ये नौजवान याददाश्त में महफूज नहीं रहा है। यही तजस्सुस था जो उसे बेचैन कर रहा था। ऐसे ही वक्त मैंने अली से रब्ता किया। वो कार ड्राइव करते हुए एक शाहरा से गुजर रहा था। उसने कहा, पापा कुछ गड़बड़ है। ये पिछली सीट पर बैठी हुई हसीना मुझे अल्पा नहीं लग रही है। ये मुझे ऐसी नज़रों से देख रही है जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैंने कहा, फिर तो ये अपना तजस्सुस दूर करने तुम्हारे दिमाग में आएगी। मैं रहूँगा तो तुम इसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकोगे। मैं फिर आऊँगा। हम हालात को हर पहलू से समझते हुए अमल करते रहे, इसलिए दुश्मनों की गिरफ्त में मुश्किल ही से आती हैं। हम हालात को हर पहलू से समझते हुए अमल करते हैं, इसलिए दुश्मनों की गिरफ्त में मुश्किल ही से आती हैं, और आती हैं तो फिर हालात को खूब समझने के बायस गिरफ्त से निकल जाती हैं। वो 5 मिनट के बाद ही अली के दिमाग में आई। उसने फ़ौरन ही सांस रोककर गाड़ी सड़क के किनारे रोक ली। सानी ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मादाम अभी मैंने पराई सोच की लहरों को महसूस किया था। आप होशियार रहें, कोई दुश्मन मेरे जरिए आपको देखना और समझना चाहता है। वो गहरी टटोलती हुई नज़रों से अली को देखते हुए बोली, कोई दुश्मन नहीं था। मैंने तुम्हारे ख्यालात पढ़ने की कोशिश की थी। अगर मैं सांस ना रोकता तो आप पढ़ लेती। क्या आप नहीं जानती कि मैं योगा मैन हूँ? जानती थी, फिर भी सोचा शायद किसी कमज़ोरी या शराब नोशी के बायस तुम मुझे महसूस नहीं कर सकोगे। आप पहले चोरी छुपे मेरे दिमाग में कभी नहीं आई, आज क्या बात हो गई? वो बोली, थोड़ी देर बाद एक अहम मीटिंग है, मुझे बंगले पर पहुंचना है, गाड़ी चलाओ। वो बोला, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मीटिंग से पहले आपको फ़ोन पर इतला मिलेगी। जानती हूँ, मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे मैं पहली बार अपनी ड्यूटी संभाल रही हूँ। गाड़ी आगे बढ़ाओ। आप तहकमाना अंदाज इख्तियार कर रही हैं, जबकि मैं दुनिया वालों के सामने मुलाजिम हूँ और हकीकतन इंटेलिजेंस के शोबे में आपका मातियत नहीं हूँ। तन्हाई में आपको तुम कह सकता हूँ, मादाम नहीं, अल्पा कहकर मुखातिब कर सकता हूँ। तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? इसलिए कि तुमने मलका आलिया के अंदाज में गाड़ी चलाने का हुक्म दिया था। आइंदा याद रखो और तन्हाई में दोस्ताना अंदाज इख्तियार करो। मैं भी किसी का हुक्म बर्दाश्त नहीं करती, मगर तुम्हारे लहजे में नरमी और दोस्ती है, और पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हारा दोस्त हो रहा है। दिल की दोस्ती को इश्क कहते हैं। ओ नो, मेरा ये मतलब नहीं है। तुम एक अरसे से मेरे मुहाफिज बनकर एक ही बंगले में रहते आए हो। सोचती हूँ पहले तुम्हें दोस्त क्यों नहीं बना लिया। आज तुम में कशिश क्यों महसूस हो रही है? क्या तुम पॉल हैरिसन नहीं हो, या मेरा मजाज अचानक ही तुम्हारे लिए आशकाना हो गया है? वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, सच पूछो तो यही मेरे दिल की कैफियत है। मैं पहले कभी तुमसे मुतासिर नहीं हुआ। आज ना जाने क्यों तुम्हारी आंखों में देखते रहने को जी चाहता है। वो परेशान होकर सोचने लगी कि अल्पा का मेकअप करते वक्त आंखों की तब्दीली में कोई खामी रह गई है। ये पॉल हैरिसन का दिल क्यों चाहता है कि मेरी आंखों में देखता रहे? वो पूरी तैयारी से अल्पा बनकर आई थी।
इतनी ज़हीन और तेज़ तरार थी कि कोई उस पर शुबा नहीं कर सकता था। लेकिन इसराइल की ज़मीन पर कदम रखते ही पॉल गले पड़ गया था। अजीब बात यह थी कि खुद उसका दिल पॉल की तरफ माइल हो रहा था। कार बंगले के अहाते में पहुंचकर रुक गई। अली ने अपनी सीट से निकलकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। सानी ने कार से निकलते हुए कहा, मैं अपने बेडरूम में तनहा रहूंगी, आधे घंटे तक डिस्टर्ब न करना। वो इत्मीनान से चलती हुई बंगले के बरामदे में आई। उसने अल्पा और मेजर यार्डले के जरिए बंगले का पूरा नक्शा मालूम किया था। ये जानती थी कि वहाँ कितने कमरे हैं और उसकी ख्वाबगाह बंगले के किस हिस्से में है। उसने ख्वाबगाह में पहुंचकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। फिर एक सोफे पर बैठकर मेजर यार्डले के पास पहुंची। बोली, मैं अपने बंगले में पहुंच गई हूँ। अहम इजलास कब शुरू होगा? ठीक 1 घंटे बाद। बाय द वे, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? परेशानी तो हो रही थी, लेकिन ये नहीं कह सकती थी कि वो पॉल की आंखों से उलझन में भी पड़ गई है और मुतासिर भी हो रही है। फिर पॉल भी उसकी आंखों से तासुर ले रहा था। ऐसी बातें मेजर या लम्बोर्डा से कहती तो सब उसे दिल का मामला समझते, जबकि वो पहचानी जाने के अंदेशे में मुब्तला हो रही थी। उसने मेजर यार्डले से कहा, फ़िलहाल कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही मीटिंग शुरू हो मुझे फ़ोन पर इतला देना। उसने राब्ता ख़त्म किया। मीटिंग के लिए अभी 1 घंटा बाकी था। उसने सोचा गुस्ल करके लिबास बदलेगी। बंगले के दरवाज़ों और अलमारियों की चाबियां गवर्नर मार्था के पास रहती थीं। उसने मार्था को बुलाने के लिए दरवाज़ा खोला तो सामने अली खड़ा था। उसने पूछा, मार्था कहाँ है? उससे कहो अलमारी खोले और लिबास निकाले, मैं गुस्ल करूँगी। वो कमरे में आकर बोला, लेकिन इस अलमारी में मेरे कपड़े हैं। यहाँ तुम्हारे कपड़े क्यों हैं? इसलिए कि ये मेरा बेडरूम है। क्या? वो हैरान हुई। फ़ौरन समझ में आ गया कि अपने बेडरूम को पहचानने में गलती की है। उसने पूछा, क्या कमरे तब्दील हो गए हैं? अली ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कोई तब्दीली नहीं हुई। मैं तुम्हें अपने बंगले में लाया हूँ और तुम इसे अपना बंगला समझ रही हो। वो एकदम से उछलकर 1 कदम पीछे गई। फिर हमला करने के अंदाज में पैंतरा बदल कर बोली, तो तुमने फ्रॉड किया है। वो बड़े ठहरे हुए अंदाज में बोला, हम दोनों फ्रॉड हैं। वो ज़रा मुतमईन हुई कि उसके सामने कोई इसराइली जासूस नहीं है। उसने पूछा, कौन हो तुम? तुम रास्ते में मेरे अंदर ना पहुंच सकी। मैं टेलीपैथी के बगैर तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ। इसे जहानत कहती हैं। मैं पूछ रही हूँ तुम कौन हो? यहूदी नहीं हूँ, तुम्हारे ही कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। तुम सुपर मास्टर की चमची हो, मैं मास्क मैन का चमचा हूँ, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कह सकता हूँ कि तुम्हारा नाम सिलवाना है। ओह, मुझे अफसोस है। इस कदर सही अंदाजे के बाद तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। तुमने दुश्मनी की तो तुम्हारे मुतल्लिक मेरा भी यही ख्याल होगा, जिंदा नहीं जा सकोगी। शायद तुम नहीं जानते कि मैं कितनी खतरनाक फाइटर हूँ। सिर्फ खतरनाक फाइटर ही नहीं, बलाकी जहीन भी हो। मौजूदा हालात पर काबू पाने के लिए जंग से परहेज करोगी और सुलह का रास्ता इख्तियार करोगी। उसी वक्त गवर्नर मार्था ने आकर कहा, मॉर्निंग मैडम। मैं किचन में मसरूफ़ थी। क्या मैं मलबूसात की अलमारी खोलूं? सानी ने घूरकर अली को देखा। गवर्नर मार्था की मौजूदगी बता रही थी कि वह बंगला अल्पा का ही है। वो मार्था से बोली, मुझे चाबियां दो और जाओ। वो चाबियां देकर चली गई। सानी ने अली से कहा, ज़बरदस्त फ्रॉड हो, यह अल्पा ही का बंगला है। और मेरे सामने खड़ी हुई अल्पा ने अपने बंगले को नहीं पहचाना। तुमने बड़ी होशियारी से मुझे बेनकाब किया है। मैं तुम्हारी जहानत की दाद देती हूँ। मुझे यकीन है तुमने मेरे हथकंडों से बचने के लिए कोई हिफाजती इंतज़ाम किया होगा। वाह, मेरी जहानत की दाद देती हो और बड़ी जहानत से मेरा तरीक़ाकार मालूम करना चाहती हो। चलो बता देता हूँ। अभी तुम 15 मिनट के लिए अपने बेडरूम में बंद हो गई थी। मैंने इतनी देर में तुम्हारी असलियत कंप्यूटर डिस्क में रिकॉर्ड की और उसे ऐसी जगह छुपा दिया जिसका इल्म सिर्फ मेरे असिस्टेंट को है। अब यह समझाना ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोई नुकसान पहुँचा तो मेरा असिस्टेंट क्या करेगा। वह सोचने के अंदाज में चलती हुई एक सोफे के पास आई। फिर उस पर बैठकर बोली, एक बात समझ में नहीं आई। जब तुम्हें मेरी असलियत मालूम हो गई थी तो तुमने अपनी असलियत जाहिर करने की हमाकत क्यों की? मैं सच्ची बात कहूँगा कि दिल से मजबूर हो गया हूँ तो यकीन नहीं करोगी, लेकिन गौर करो तो शायद समझ में आ जाए कि हमारे दरमियान ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई भूला हुआ ताल्लुक़ कि हम पहली बार एक दूसरे को देखते ही ठिठक गए थे। वह दिल ही दिल में कायल हो रही थी। इसे भी कोई भूला हुआ सा ताल्लुक़ महसूस हो रहा था और वो ये समझकर नज़रअंदाज कर रही थी कि नौजवानी में दिल बहक रहे। इसे पहली नज़र की मोहब्बत से खुद को बचा कर रखना चाहिए। अली ने कहा, मैं अपनी असलियत ज़ाहिर कर चुका हूँ, इस ख्याल से कि तुम मेरे दिल को समझोगी। जो दिल में झांक कर देख लेते हैं वो इंसान को समझ लेते हैं। फिर समझने के लिए ख्याल ख्वानी की ज़रूरत नहीं रह जाती। हो सकता है तुम किसी मसलहत से अभी दोस्ती करना चाहते हो। कोई काम निकालने के बाद मेरा राज फाश कर सकते हो। तुम्हारे इसी शुबे को दूर करने के लिए खुद को खुली किताब की तरह पेश कर सकता हूँ। तुम भी जब चाहो मेरी असलियत का भांडा फोड़ सकती हो। बेशक हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, जब चाहे एक दूसरे को डुबो सकते हैं। फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो उठकर फ़ोन के पास आई, फिर उसे अटेंड किया। दूसरी तरफ से मेजर यार्डले ने कहा, 10 मिनट के बाद मीटिंग शुरू होगी। मीटिंग की इब्तदा में तुम्हें तलब नहीं किया जाएगा, पहले मुझसे गुफ्तगू होगी। मैं समझ गई। जब तक मुझे बुलाया नहीं जाएगा मैं तुम्हारे दिमाग में रहकर इजलास की कार्रवाई देखती रहूँगी। उसने रिसीवर रख दिया। अली ने कहा, मैं भी इजलास की कार्रवाई देखना चाहता हूँ। जब यहाँ अल्पा थी तब तुम इजलास में शरीक होते थे?
तब एल्पा थी, अब तुम हो। तब पॉल हैरिसन था, अब मैं हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी गोल्डन ब्रेन्स के अंदरूनी मामलात मालूम करना चाहता हूँ, और ये तुम्हारे जरिए मुमकिन है। कैसे मुमकिन है? मैं तो टेलीपैथी के जरिए मेजर के अंदर रहूंगी। लेकिन जब एल्पा को इजलास में बुलाया जाता था तो वो कंप्यूटर के जरिए वहाँ की कार्रवाई मालूम करती थी। तुम मेजर से कहो वो अपने कंप्यूटर टीवी के जरिए वहाँ की तमाम गुफ्तगू यहाँ नशर करे। मैं यहाँ तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर वो गुफ्तगू पढ़ता रहूँगा। तुम कबाब में हड्डी बन गए हो। हम नहीं चाहते थे कि गोल्डन ब्रेन्स के अंदरूनी मामला तक हमारे सिवा कोई पहुंचे, मगर तुम मुझे जरिया बना रहे हो। सिल्वाना, तुम्हारे मौजूदा हालात ऐसे हैं कि इन हालात से सुपर मास्टर और जॉन लम्बोर्डा को आगाह करोगी तो वो मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। खूब सोच समझ कर फैसला करो। क्या उन्हें मेरी असलियत बताओगी? जब वो दुश्मनी करेंगे तो क्या हमारी दोस्ती कायम रहेगी? अभी हमारी दोस्ती नहीं हुई और दुश्मनी भी शुरू नहीं हुई। अभी मैं सोच रही हूँ कि तुम पर किस हद तक भरोसा कर सकती हूँ। जब तक सोचती रहो और फैसला करती रहो, तब तक मेरा राज अपने सीने में छुपाए रखो। मैं भी तुम्हारे राज का अमीन रहूँगा। याद रखो, किसी भी चालाकी से धोखा न करना। यहाँ मेरा एक भी दुश्मन नहीं है। अगर किसी ने मुझ पर कातिलाना हमला किया तो मैं समझ लूँगा कि तुमने ख्याल ख्वानी के जरिए लम्बोर्डा को मेरी असलियत बता दी है, जिसके नतीजे में मुझ पर गुमनाम हमले हो रहे हैं। वो ऐसी पोजीशन में थी कि अली के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। अगर लम्बोर्डा को मालूम हो जाता तो वह ज़रूर अली को हर सूरत में ख़त्म करने की कोशिशें शुरू कर देता। यूं अली भी सिल्वाना की हैसियत से उसे जाहिर कर देता। उसने पूछा, क्या सोच रही हो? 10 मिनट गुजर चुके हैं। प्राइवेट कंप्यूटर रूम में चलो और मेजर से कहो हमें गोल्डन ब्रेन्स की गुफ्तगू सुनाए। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए मेजर से रब्ता किया, फिर अली के साथ प्राइवेट रूम में आ गई। वह दोनों कंप्यूटर और टीवी वगैरह हैंडल करने लगे। मेजर यार्डले के कंप्यूटर टीवी स्क्रीन से तमाम गोल्डन ब्रेन्स के कंप्यूटरों का रब्ता था, और यही रब्ता सानी ने एल्पा के कंप्यूटर पर कायम किया था। एक गोल्डन ब्रेन रॉजर मूस पूछ रहा था, हेलो मेजर, तुम्हारा सफ़र एल्पा के साथ कैसा रहा? स्क्रीन पर मेजर का तहरीरी जवाब उभरा, बहुत कामयाब सफ़र रहा। इतना कामयाब कि आप लोग तवक्को भी नहीं कर सकते। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने अपने कंप्यूटर के जरिए पूछा, वो कामयाबी क्या है जो हमारी तवक्को से ज़्यादा है? मेजर ने कहा, हमने ट्रांसफार्मर मशीन का सुराग लगा लिया है। क्या वाकई? हमें तो यकीन नहीं आ रहा। मेजर, तुमने सुराग कैसे लगा लिया? मैंने नहीं, एल्पा ने यह कमाल किया है। मैं चाहता हूँ आप लोग उसे इजलास में शरीक करें और उसके जरिए मशीन के मुतल्लिक रिपोर्ट सुने। ठीक है मेजर, उसे कॉल करो। 1 मिनट बाद अली के साथ बैठी हुई सानी ने कंप्यूटर के जरिए तमाम गोल्डन ब्रेन्स को मुखातिब किया। हेलो एवरीबॉडी, मैं एल्पा आपसे मुखातिब हूँ। रॉजर मूस ने कहा, मेजर यार्डले हमें ट्रांसफार्मर मशीन की खुशखबरी सुना रहे हैं। क्या तुम तफसीली रिपोर्ट पेश करोगी? जी हाँ। यहाँ से न्यूयॉर्क जाते वक्त मैंने सोच लिया था कि अमरीकी फ़ौजी अफसरान के दिमागों में जगह बनाती जाऊँगी। शायद इस तरह जॉन लम्बोर्डा और सुपर मास्टर तक पहुँच जाऊँगी। ऐसा तो ना हो सका। लेकिन मैं एक ऐसे अफसर तक पहुँच गई जिसका ताल्लुक मियामी बीच की बहरी फ़ौज से था। स्क्रीन पर तहरीर उभरने लगी। सानी की तहरीरी रिपोर्ट उभरती जा रही थी। स्क्रीन पर लिखा था, उस बहरी फ़ौज के अफसर का नाम हेनरी हर्बर्ट है। पहले वो अमरीकी आबदोज का कैप्टन था, फिर उसे आबदोज से हटाकर खुशकी के मियामी फ़ौजी अड्डे पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्योंकि वो योगा का माहिर नहीं था, कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला उसके दिमाग में पहुंच सकता था, जैसे मैं पहुंच गई थी। एक गोल्डन ब्रेन ने सवाल किया, हेनरी हर्बर्ट को आबदोज से क्यों हटाया गया? इसलिए कि ट्रांसफार्मर मशीन को समुद्र की गहराइयों में उस आबदोज जहाज़ के अंदर ले जाकर छुपाया गया है और वहाँ योगा जानने वाले अफसरों और सिपाहियों की तकर्री की गई है। एक गोल्डन ब्रेन जॉन नोबल ने कहा, शाबाश अल्पा, तुमने हमारी तवक्को से ज़्यादा अहम मालूमात हासिल की हैं। अगरचे उस आबदोज में हमारे सुराग रसानों और जालों का पहुँचना मुमकिन नहीं, लेकिन बाकायदा प्लानिंग करके नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। गोल्डन ब्रेन वास्को डी थर्मा ने कहा, एल्पा, तुम मुल्क और कौम के लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम देती आई हो। तुम्हारी हुब्बुल वतनी और जहानत का जवाब नहीं। सानी ने तहरीर के जरिए कहा, जवाब है। मैंने एक गोल्डन ब्रेन कार्मन को खुद से ज़्यादा ज़हीन तस्लीम करती हूँ। मेरा ख्याल है अगर कार्मन को ट्रांसफार्मर मशीन हासिल करने की जिम्मेदारी दी जाए तो वह सिलसिले में बेहतरीन प्लानिंग करेगा। हम तुम्हारे मशवरे पर गौर करेंगे। फ़िलहाल कार्मन मुल्क से बाहर गया हुआ है। सानी को ज़रा मायूसी हुई, जबकि कार्मन अली उसके पास ही बैठा हुआ था। उसने पिछले दिनों जॉन लम्बोर्डा के मंसूबों को नाकाम बना दिया था। लम्बोर्डा ने गोल्डन ब्रेन्स के दरमियान तकरीबन जगह बना ली थी। अली ने उसे वहाँ से उखाड़ फेंका। अब सानी इस मिशन पर आई थी कि कार्मन को ज़िंदगी से उखाड़ फेंके और फिर से लम्बोर्डा को गोल्डन ब्रेन्स की टीम में घुसने का मौका दे। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए मेजर यार्डले से कहा, तुम सवाल करो कि कार्मन मुल्क से बाहर कहाँ गया है, क्यों गया है और कब तक वापस आएगा। मेजर ने यही सवाल किया। जवाब मिला, कार्मन एक अहम मामले में पाकिस्तान गया है। वहाँ जब तक उसका मिशन पूरा नहीं होगा वो वापस नहीं आएगा। सानी को फिर मायूसी हुई। अली ने कहा, तुम कार्मन को बहुत पूछ रही हो, क्या बात है? क्या उससे इश्क हो गया है? मैं ऐसी वाहियात बातें पसंद नहीं करती। तुम्हें पहले से समझाती हूँ, मुझसे कभी इश्क फरमाने की हमाकत ना करना। मजबूरी के बायस जिस हद तक ताल्लुक है उसी हाथ में रहो। मैं भी पहले से तुम्हें समझा देता हूँ कि मैं पहली नज़र में तुम पर मर मिटा हूँ।
तुम्हारी पहली नज़र इस बात की गवाह है और तुम्हारा दिल भी यही कहता है कि हमारे दरमियान कोई अनजानी सी कशिश एक दूसरे के लिए है। वो इस हकीकत को झुटला नहीं सकती थी, मगर ऊपरी दिल से इनकार करते हुए बोली, कोई कशिश वशिश नहीं है। मुझे फजूल बातों में ना उलझाओ, काम की बातें करने दो। स्क्रीन पर तहरीर उभर रही थी। एक गोल्डन ब्रेन कह रहा था, मिस अल्पा, हम ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचने के लिए ज़बरदस्त मंसूबे बनाएंगे। इस सिलसिले में तुम जब चाहो बेहतरीन मशवरे दे सकती हो। सानी ने कहा, बेहतरीन मशवरा यही था कि इस मंसूबे में कारमन को शरीक किया जाए। मैं समझती हूँ ट्रांसफार्मर मशीन को हासिल करके हम सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। अगर मैं दुरुस्त समझ रही हूँ तो मिस्टर कारमन को ज़रूर वापस बुलाना चाहिए, रॉजर मूस ने कहा। एल्पा, तुम कारमन को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही हो। क्या तुम उससे हमसे ज़्यादा ज़हीन समझती हो? क्या हम उसके बगैर कोई ठोस प्लानिंग नहीं कर सकते? मैं आप सबको कारमन से ज़्यादा तजुर्बाकार समझती हूँ, लेकिन खुद आप ही लोगों ने उसे गैर मामूली तौर पर ज़हीन तस्लीम करके गोल्डन ब्रेन बनाया है। इसलिए मशवरा दे रही हूँ कि मशीन के मामले में भी उसकी गैर मामूली जहानत को आजमाना चाहिए। ठीक है, हम सब तुम्हारे मशवरे पर गौर करेंगे। तुम इजलास से जा सकती हो। सानी ने वह प्लग निकाल लिया जिसके ज़रिए तमाम गोल्डन ब्रेन्स को मालूम होता था कि अल्पा इजलास में मौजूद है। इस तरह वहाँ से राब्ता ख़त्म हो गया, लेकिन मेजर ने अपने कंप्यूटर टीवी से सानी के कंप्यूटर के साथ राब्ता कायम रखा था। अब उनमें से एक गोल्डन ब्रेन मशवरा दे रहा था कि मशीन का मामला गोल्डन ब्रेन रॉजर मूस के सुपुर्द किया जाए। सानी को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मशीन की बातें सरासर फ्रॉड थीं। वह मशीन मियामी बीच में नहीं, किसी दूसरे खुफिया अड्डे में थी। अली ने कहा, तुम सुपर मास्टर की वफादार हो, मशीन का सही ठिकाना कभी नहीं बताओगी। फिर ये गलत ठिकाना बताने का मकसद क्या है? पॉल, ये मेरे मामलात हैं, तुम अपने मामलात से मतलब रखो। ठीक है, मैं दो मकासद के लिए इस बहरूप में हूँ। एक तो ये कि यहाँ एक आध टेलीपैथी जानने वाले को अपना दोस्त और मास्क मैन का वफादार बनाऊंगा। मुझे खुशी है कि तुम दोस्त बनती जा रही हो। अच्छा है, अहमकों की जन्नत में रहो। मैं तुम्हारे मास्क मैन के किसी काम नहीं आऊँगी और मैं तुम्हें ट्रैप करने की भी कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्त पर जाल नहीं फेंका जाता। हमें पहले से यह तय कर लेना चाहिए कि कौन किसे ट्रैप करेगा। मसलन मैं यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले जे मॉर्गन को फांस कर यहाँ से ले जाऊँगा। तुम किसी दूसरे टेलीपैथी जानने वाले को फांसोगी तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। वैसे कोई लड़की किसी मर्द को फांसे ये बुरा लगता है। तुम बोलते बोलते ओवर हो जाते हो, अपनी हद में रहकर बोला करो। और बताओ, दूसरा मकसद क्या है? ये कि मैं अपने मास्क मैन के टेलीपैथी जानने वाले इवान रास्का को किसी गोल्डन ब्रेन के दिमाग में पहुंचाऊंगा, ताकि इसराइल की दाखिला और खारजा पॉलिसियां हमें मालूम होती रहें। सानी ने उसे घूर कर देखा। जॉन लंबोर्डा, गोल्डन ब्रेन, मेजर यार्डे के अंदर पहुंचा हुआ था और उसके जरिए तमाम गोल्डन ब्रेन्स की कार्रवाइयाँ देखता जा रहा था। वो नहीं चाहती थी कि अली किसी और टेलीपैथी जानने वाले को वहाँ पहुँचाए। वो बोली, तुम्हारी ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। जब तक गोल्डन ब्रेन्स की टीम में कारमन है, वो हम में से किसी को वहाँ पहुँचने नहीं देगा। और ये हमारी खुश नसीबी है कि कारमन मुल्क से बाहर है। सानी ने बेबसी से पूछा, क्या तुम किसी तरह पीछा नहीं छोड़ सकते? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है कि हम गोल्डन ब्रेन्स के दरमियान जगह बनाएं? जगह बनाकर क्या करोगे? ज़रा अपना मुल्क के हालात देखो। अब रूस सुपर पावर नहीं रहा। जितने ममालिक उसकी गिरफ्त में थे वो सब आज़ाद हो रहे हैं। तुम्हारे मुल्क की फ़ौज ज़िल्लतें उठाकर अफ़गानिस्तान से चली गई है। क्या तुम भी इसराइल में शर्मनाक शिकस्त खाने के बाद यहाँ से जाना चाहते हो? मैं हारना या टूटना नहीं जानता। ऐसा वक्त आने से पहले रास्ता बदल देता हूँ। अलबत्ता इस तारीखी हकीकत से इनकार नहीं करूँगा कि कई ममालिक से हमारे हुक्मरानों का इक़्तिदार ख़त्म हो चुका है और अब मैं किसी सुपर पावर के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उम्मीद है कि रूस जल्द ही अपना खोया हुआ वक़ार और बर्तरी हासिल कर लेगा। अब हम ये ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अभी से रास्ता बदलो। मैं तुम्हें ऑफ़र देती हूँ। मैं तुम्हारे लिए मास्क मैन को तो क्या, दुनिया को छोड़ सकता हूँ, मगर तुम्हारे मुल्क के हुक्मरान पक्के फ्रॉड हैं। गले लगाकर पीछे से छुरा घोंपते हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, चाहे जैसी ज़मानत ले लो, हमारा सुपर मास्टर तुम्हें मास्क मैन से ज़्यादा इज्जत और आला ओहदा देगा। तुम क्या दोगी? मैं ज़मानत दूंगी। उसने सानी का हाथ थाम कर कहा, तो फिर अपना हाथ हमेशा के लिए मेरे हाथों में दे दो। वो फ़ौरन हाथ छुड़ाकर बोली, ये क्या हरकत है? क्या तुम संजीदा नहीं हो? मैं निहायत संजीदगी से कह रहा हूँ। ज़मानत के तौर पर तुम मिलोगी तो मुझे फ़रेब खाने का अंदेशा नहीं रहेगा। मैं तुमसे मोहब्बत का इकरार करके भी धोखा दे सकती हूँ। मैं सिर्फ मोहब्बत से बहलने वाला नहीं हूँ, तुमसे शादी करूँगा। क्या बीवियाँ धोखा नहीं देती हैं? बेशक, लेकिन बच्चा हो जाए तो औरत के पैरों में जंजीर पड़ जाती है। शादी के बाद बच्चा होगा तो मैं सुपर मास्टर का वफादार बन जाऊँगा। तुम फिर भी धोखा देना चाहोगी तो मैं तुम्हारी गोद से अपना बच्चा छीन कर ले जाऊँगा। इसके बाद तुम ममता से मजबूर होकर ऐसी बीवी बन जाओगी जैसी नेक परवीन होती है। क्या बकवास कर चुके? मैं जो ज़मानत चाहता हूँ उसे तुम बकवास समझोगी तो हमारे रास्ते अलग अलग होंगे। अभी जो दोस्ती है बस इतनी ही रहेगी। अब जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं सरकारी तौर पर यहाँ मुलाजिम की हैसियत से हूँ। अगर कोई ख़ास काम नहीं है तो जा रहा हूँ। वो दोनों खुफिया कमरे से बाहर आए। सानी ने कहा, मुझे बताया गया है कि तुम्हारी रिहाइश का सामने वाले बंगले में है। क्या तुम वहाँ से अल्पा की निगरानी करते थे? हाँ, ये सरकारी ड्यूटी है। अब तुम पर नज़र रखूँगा। मैं नहीं चाहती कि तुम जासूस की तरह मेरे पीछे लगे रहो।
सॉरी, ये मेरी ड्यूटी है। तुम कोई सचमुच सरकारी जासूस नहीं हो। दो ही बंदे पीछे लगते हैं, एक जासूस, दूसरा दीवाना। अगर सरकारी बंदा नहीं समझ रही हो तो समझ लो दीवाना पीछे लगा रहेगा। वो से रुखसत होकर अपनी रिहाइशगाह में आ गया। अगर अल्पा की जगह कोई दूसरी ख्यालख्वानी करने वाली आती तो वो उसे बेनकाब करके गोल्डन ब्रेन्स की टीम में एक और कारनामा अंजाम देता। बाद में उसी टेलीपैथी जानने वाली को ट्रैप करने का मौका हमें देता। लेकिन सानी को किसी के सामने बेनकाब नहीं कर सकता था और यह भी नहीं चाहता था कि जॉन लंबोर्डा अपने मामूल और ताबेदार मेजर यार्डले के जरिए गोल्डन ब्रेन्स के दरमियान रहे। ये बातें वो रॉजर मूस और दूसरे गोल्डन ब्रेन्स को बताता कि मेजर दुश्मन का आलाकार बना हुआ है तो सबको शुबा होता कि अमेरिका में मेजर की तरह एल्पा को भी ट्रैप किया गया होगा। उसे भी तनवीमी अमल के जरिए आलाकार बनाया गया होगा। अगर वो ये शुबा दूर करने के लिए तनवीमी अमल के जरिए एल्पा के दिमाग में झांकना चाहते तो उन्हें सानी नजर आती। इन हालात को समझते हुए उसने किसी के सामने मेजर की भी कमजोरी जाहिर नहीं की। ये तय कर लिया कि फिर एक बार जॉन लंबोर्डा को गोल्डन ब्रेन्स के दरमियान से बाहर निकाल देगा। रॉजर मूस ने मुकर्रर वक्त के मुताबिक ट्रांसमीटर पर राब्ता किया। फिर पूछा, हेलो बेटे, क्या रिपोर्ट है? सब ठीक है, लेकिन सब ठीक हो तब भी मैं मुतमईन नहीं होता। तुम्हारी यही खूबी तुम्हें कामयाबी के रास्तों पर ले जाती है। क्या तुम जानते हो, इन्होंने ट्रांसफार्मर मशीन का सुराग लगा लिया है। अली ने अनजान बनकर पूछा, क्या एल्पा ने सुराग लगाया है? रॉजर मूस ने जवाबन यह तफसील बताई कि किस तरह एल्पा एक फ़ौजी अफसर के जरिए मियामी बीच के अड्डे तक पहुंची और ये मालूम किया कि मशीन आबदोश जहाज़ में छुपा कर रखी गई है। अली ने तमाम तफसीलात सुनकर पूछा, इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? ट्रांसफार्मर मशीन के खुफिया अड्डे का सुराग लगाना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन एल्पा या कोई ख्याल ख्वानी करने वाला कोशिश करके मालूमात हासिल कर सकता है। एल्पा की ये रिपोर्ट किस हद तक दुरुस्त है, पहले इसकी तस्दीक की जाएगी। जब यकीन हो जाए कि वाकई इस मशीन को समुद्र की गहराई में छुपा कर रखा गया है तो फिर उसे हासिल करने की प्लानिंग की जाएगी। तुम क्या कहते हो? मैं सोच रहा हूँ, क्या लंबोर्डा को ये मालूम नहीं हुआ होगा कि एल्पा और मेजर उसके मुल्क में आए हैं? अगर मालूम हुआ होगा तो उसने दूर तक जाल बिछाने के लिए ये चाल चली होगी कि एल्पा को अपने एक फ़ौजी अफसर के दिमाग में पहुंचने दिया होगा और अब इस इंतज़ार में होगा कि एल्पा या कोई दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला ज़हीन सुराग रसानों की टीम के साथ मियामी बीच आए और वह सब उसके कैदी बन जाए और हमारे एक ख्याल ख्वानी करने वाला उसका मामूल और ताबेदार बन जाए। ये तुम्हारी क्या सराही है? यही सही मेरा मशवरा है। इस सिलसिले में कभी हमारे किसी टेलीपैथी जानने वाले को अमेरिका ना जाने दें। हाँ, हम ये एहतियात करेंगे। राब्ता ख़त्म हो गया। मेजर यार्डले अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक बंगले में रहता था। उसकी तरह दूसरे गोल्डन ब्रेन्स भी मुख्तलिफ इलाकों में घरेलू ज़िंदगी गुजारते थे। उनकी कोशिश होती थी कि किसी को उनकी रिहाइशगाह का इल्म ना हो, लेकिन अली तवील अरसे में सभी के पते ठिकाने और टेलीफोन नंबर मालूम कर चुका था। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। फिर राब्ता होने पर किसी खातून की आवाज़ सुनकर पूछा, क्या आप मिसेज यार्डले हैं? खातून ने पूछा, आप कौन है? आपका हमदर्द। क्या आप जानती है कि मेजर साहब एक हसीना के साथ अमेरिका गए थे? मैं इससे भी ज़्यादा जानती हूँ। मेजर साहब बुढ़ापे में जवान हो रहे हैं। मैंने कई बार समझाया ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं, लेकिन वो बाज आने वाले नहीं हैं। आज अमेरिका से वापस आते ही मैं उनसे तलाक ले चुकी हूँ। अपने ज़ाती मकान में रिहाइश के लिए जा रही हूँ। बेचारे मेजर साहब तन्हा रह जाएंगे। रंगीन मजाज बूढ़ा कभी तन्हा नहीं रहेगा। किसी दिन किसी औरत के ही हाथों मारा जाएगा। ओह गॉड, मैं तुमसे इतनी बातें क्यों कर रही हूँ? तुम अपने दिल का गुबार निकाल रही हो। हाँ, शायद यही बात है। सॉरी, अब नहीं बोलूँगी। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। अली रिसीवर रखकर उठ गया। वहाँ से चलते हुए अलमारी के पास आया। उसे खोलकर उसने एक दराज से रिवॉल्वर और साइलेंसर निकाला। उसके भरे हुए चैम्बर को चेक किया। फिर बाहर आकर एक कार में बैठ गया। उसे ड्राइव करता हुआ अपने बंगले के अहाते से बाहर आया। फिर यूं ही मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरने लगा। उसने कार में बैठते वक्त कब नुमा आईने में देखा था। इस आईने में सानी का सामने वाला बंगला नजर आ रहा था। वह बंगले की खिड़की में थी और पर्दे की आड़ से उसे देख रही थी। हो सकता है उसने जॉन लंबोर्डा को पॉल हैरिसन के मुतल्लिक बताया हो, या तेल अबैब में उसने अपने खास आलयकार पहुंचा दिए हो और उनमें से किसी को अली के पीछे लगा दिया हो। इसलिए वो यूं ही मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजर रहा था। कभी ड्राइव करता हुआ किसी गली में दाखिल हो जाता। इस तरह ताक़ुब करने वाले नज़रों में आ सकते थे। वैसे ताक़ुब नहीं हो रहा था। वह अच्छी तरह मुतमईन होकर मेजर यार्डले की रिहाइशगाह के करीब पहुंच गया। वहाँ वीरानी सी नजर आ रही थी, जैसे बंगला खाली कर दिया गया हो। वो कार ड्राइव करता हुआ जरा आगे गया। फिर उसे रोककर मोबाइल फ़ोन के जरिए रब्ता किया। दूसरी तरफ से फ़ोन अंगेज था। इससे पता चल गया कि मेजर का बंगला खाली नहीं है। वहाँ कोई है और फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा है। अली ने थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन किया। इस बार रब्ता हो गया। मेजर की आवाज़ सुनाई दी। अली ने फ़ोन बंद कर दिया। मोबाइल फ़ोन को एक तरफ रख दिया। अपनी पतलून उतारी। अंदर एक स्याह पतलून पहले से थी। फिर उसने कोट उतारकर उसे उल्टा किया। वो कोट अंदर से स्याह था। उसने इसे फिर पहन लिया। रिवॉल्वर में साइलेंसर लगाकर उसे अंदरूनी जेब में रखा। फिर कार से निकलकर उसे लॉक किया।
इसके बाद तेज कदम उठाता हुआ मेजर के बंगले की तरफ जाने लगा। बंगला बाहर से वीरान ही नजर आता था, क्योंकि बीवी बच्चे मेजर को छोड़कर जा चुके थे। अली पिछले हिस्से में आया। एक दीवार की आड़ में पहुंचकर उसने दूर तक का जायजा लिया। वो आला सरकारी ओहदेदारान का रिहायशी इलाका था। वहां से आम लोगों का गुजर नहीं होता था। दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने जेब से मास्क निकाल कर पहन लिया, फिर फौरन ही बंगले में दाखिल हो गया। दरवाज़ा अंदर से मुकफ्फल नहीं था। अगर होता तो इसे खोलना अली के लिए कोई बड़ी बात ना थी। वो किचन से गुजरकर एक कॉरिडोर से होता हुआ ड्राइंग रूम में आया। वहाँ मेजर किसी से टेलीफोन पर बात करने के बाद सोफे से उठ रहा था। उसे देखकर चौंक गया। सहम कर बोला, कौन हो तुम? अली ने आवाज़ बदल कर कहा, तुमने मेरी बहन को तलाक दी, उसे बच्चों के साथ बेघर कर दिया। तुम्हें इस उम्र में ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? वो बोला, मेरी बीवी का कोई भाई नहीं है। तुम ख्वामखा ये रिवॉल्वर लेकर क्यों आए हो? मुझसे क्या दुश्मनी है? मैं अपनी बहन का मुंह बोला भाई हूँ। तुम खुद को छुपा रहे हो, अपनी असल आवाज़ में नहीं बोल रहे हो। मैं तुमसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा हूँ, तुम अपनी आवाज़ में बोलो। उसकी बातों से मालूम हो गया कि मेजर के अंदर लम्बोड़ा छुपा हुआ है। उसने अली की बनावटी आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके दिमाग में आने की कोशिश की होगी। अब नाकाम होकर मेजर के जरिए बोल रहा था कि अली अपनी असल आवाज़ में बोले। उसने वक्त ज़ाया नहीं किया। रिवॉल्वर की नाल सीधी की, फिर गोली चला दी। पहले एक बार, फिर 2-3 गोलियां। वह फर्श पर गिरते ही बेजान हो गया। अली ने कहा, जॉन लम्बोडा, अब मैं असल आवाज़ में बोल रहा हूँ। अफसोस तुम अपने आलाकार के मुर्दा दिमाग से नहीं सुन सकोगे। मेजर को गोली लगते ही जॉन लम्बोडा ख्याल ख्वानी की परवास करता हुआ सानी के पास आया। फिर बोला, गजब हो गया। गोल्डन ब्रेन्स के दरमियान रहने का जरिया ख़त्म हो गया। किसी ने मेजर को गोली मार दी है। सानी ने पूछा, आपने मेजर के जरिए कातिल का हुलिया देखा होगा? उसके चेहरे पर मास्क था और वह स्याह सूट में था। सानी ने 2 घंटे पहले अपनी खिड़की से झांक कर अली को जाते देखा था। वो सफ़ेद सूट में था और कातिल स्याह लिबास में देखा गया था। ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो अली पर शुबा नहीं कर सकती थी। उसने पूछा, अंकल वो कातिल कौन हो सकता है? अब यह तशवीश हो रही है कि मेजर हमारे आलाकार की हैसियत से शायद पहचान लिया गया है। नहीं सिलवाना, अगर वो मशकूक होता तो तुम पर भी शुबा किया जाता। क्या तुम महसूस कर रही हो कि खुफिया तौर से तुम्हारी निगरानी हो रही है? अभी तक ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। मेरी मुलाजमा मार्था और मुलाजिम पॉल हैरिसन मुझसे पूरी तरह मुतमईन है। वो कातिल खुद को मेजर की बीवी का मुंह बोला भाई कह रहा था। तुम कत्ल की तफ्तीश शुरू कराओ, कुछ ना कुछ सुराग ज़रूर मिलेगा। वो खुफिया कमरे में आई। फिर कंप्यूटर टीवी के जरिए मुख्तलिफ गोल्डन ब्रेन से राब्ते के प्लग लगाने लगी। लम्बोडा ने परेशान होकर कहा, मैं एक बार फिर गोल्डन ब्रेन्स की टीम से बाहर आ गया हूँ। पहली बार कारमन ने दुश्मनी की थी, इस बार पता नहीं मेजर की बीवी का भाई कहाँ से पैदा हो गया। अली ने राब्ता कायम होने पर गोल्डन ब्रेन से कहा, मैं अभी मेजर यार्डले के दिमाग में गई थी, उससे ज़रूरी गुफ्तगू कर रही थी। अचानक एक शख्स हाथ में रिवॉल्वर लिए उसके सामने आ गया। उसने कहा, मेजर तुमने मेरी मुंह बोली बहन को तलाक दी है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते उसने मेजर को गोली मार दी। वो मर चुका है। जवाब मिला, ये बहुत अफसोसनाक खबर है। हमारे जासूस और सिपाही अभी वहाँ पहुँच जाएंगे। क्या तुम उस बोलने वाले कातिल के दिमाग में नहीं पहुँच सकती थी? पहुँच सकती थी, लेकिन वो आवाज़ और लहजा बदल कर बोल रहा था। फिर मेरी कोई तदबीर आजमाने से पहले उसने मेजर को कत्ल कर दिया, मेरी ख्याल ख्वानी का रास्ता रोक दिया। क्या मेजर अमेरिका से किसी को दुश्मन बनाकर ले आया था? मेरी मालूमात के मुताबिक उसका कोई दुश्मन नहीं है। आज ही बीवी ने उससे तलाक ली और आज ही उसका कत्ल हो गया। ये कोई घरेलू दुश्मनी भी हो सकती है। राब्ता ख़त्म हो गया। जॉन लम्बोडा ने कहा, बेटी सिल्वाना, आइंदा गोल्डन ब्रेन्स के मंसूबे मालूम करते रहने के लिए मुझे तुम्हारे दिमाग में आते रहना होगा, और ये तुम्हें पसंद नहीं है। जी हाँ, आप इतनी देर मेरे पास रह गए। कोई और ख्याल ख्वानी करने वाला दोस्त होता तो मैं एक सेकंड भी उसे बर्दाश्त न करती। तुम यकीन करो, तुम्हें दिल से बेटी कहता हूँ, इसलिए तुम्हारे चोर ख्यालात नहीं पड़ता। अंकल, ये सिर्फ चोर ख्यालात पढ़ने की बात नहीं है, बल्कि ये अंदेशा रहता है कि हमारे दिमागी राब्ते के दौरान कोई तीसरा टेलीपैथी जानने वाला खामोशी से आकर हमारी गुफ्तगू सुनेगा और यूँ मुझे सिल्वाना की हैसियत से पहचान लेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे जरिए अभी किसी ऐसे शख्स के दिमाग में चला जाऊँगा जो मेजर के बंगले में इस वक्त तफ्तीश के लिए आया होगा। सानी ने मेजर के बंगले में फ़ोन किया। वहाँ एक सिपाही ने रिसीवर उठाकर पूछा, आप कौन है? लम्बोडा उसके पास चला गया। सानी भी रिसीवर रखकर सिपाही के पास आई। फिर उसके जरिए पुलिस अफसर के दिमाग में आकर बोली, मैं एल्पा हूँ, रिपोर्ट सुनाओ। मैडम, मैं 10 मिनट पहले आया हूँ। अभी इतना ही देख रहा हूँ कि मेजर के जिस्म में 3 गोलियाँ लगी हैं। कातिल किचन के रास्ते से आया था, क्योंकि जब हम आए तो बंगले के सामने वाला दरवाज़ा अंदर से बंद था। हम कातिल का सुराग लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सानी की हिदायत पर एक जासूस ने मेजर की मुतलक्का बीवी का मौजूदा पता मालूम किया। उसे मेजर के कत्ल के मुतल्लिक बताया। वो रोने लगी। अगरचे रिश्ता नहीं रहा था, लेकिन बच्चों के हवाले से शौहर की जितनी मोहब्बतें मिलती रही थी वो मोहब्बतें रुला रही थी। सानी ने जासूस से कह दिया था कि उससे किसी किस्म के सवालात न किए जाएं। वो ख्यालात पढ़कर मालूम करती रही। उसका कोई भाई नहीं था। जिसने खुद को उसका मुंह बोला भाई कहा था, उसे भी वो नहीं जानती थी। ये मालूम हुआ कि आज किसी अजनबी ने उसे फ़ोन किया था और कहा था,
मेजर किसी हसीना के साथ इश्क करने के लिए अमेरिका गया था। जब फ़ोन करने वाले को मालूम हुआ कि वो मेजर से तलाक ले चुकी है तो उसने चंद बातें करके राब्ता ख़त्म कर दिया। सानी हिसाब करने लगी कि 2.25 घंटे पहले किसी अजनबी ने फ़ोन किया था और 2 घंटे पहले पॉल अली अपने बंगले से निकल कर कहीं गया था। ये हो सकता है कि उसने पहले मालूम किया हो कि मेजर की बीवी तलाक लेने के बाद बच्चों को लेकर वहाँ से जा रही है। इसके बाद मेजर बंगले में तनहा रहेगा। ये तमाम मालूमात हासिल करके पॉल अपने बंगले से निकला था। उसने मसलहतन कहीं 2-3 घंटे ज़ाया किए थे। शायद लिबास वगैरह तब्दील करने और कत्ल की तैयारी करने में वक्त लगा होगा। वो यहाँ से सफ़ेद सूट में गया था लेकिन ब्लैक सूट में कत्ल किया था। चेहरे पर मास्क भी था, आवाज़ भी बदल कर बोल रहा था। कोई बहुत ज़्यादा जाना पहचाना शख्स ही खुद को इस कदर छुपा कर ऐसी वारदात करेगा। सानी को यकीन की हद तक शुबा था कि अली की चाल है। शायद वो जानता था कि लम्बोडा मेजर के जरिए गोल्डन ब्रेन्स के दरमियान पहुंचता है। लम्बोडा की यह कामयाबी मास्क मैन की पॉलिसियों के खिलाफ थी, क्योंकि वो पॉल के जरिए अपने ख्याल ख्वानी करने वाले को किसी गोल्डन ब्रेन के दिमाग में पहुंचाना चाहता था। इस तरह ये बात समझ में आ रही थी कि पॉल ने मेजर को कत्ल करके लम्बोडा और सुपर मास्टर का एक ज़बरदस्त महाज ख़त्म कर दिया है। वो बेहद ज़हीन थी, हालात वाक़यात का सही तज्जिया करती थी और ये अली अच्छी तरह जानता था कि वो चालाक लूमड़ी पहले उस पर शुबा करेगी, फिर हालात के सियाक व सबाक से शुबे को यकीन में बदल लेगी। उसने कत्ल करने के बाद मज़ीद 3 घंटे मुख्तलिफ मसरूफियात में गुजारे ताकि सानी कत्ल के सिलसिले में खूब छानबीन कर ले और किसी आखिरी नतीजे पर पहुंच जाए। उसने 3 घंटे के बाद सानी के बंगले में फ़ोन किया। वहाँ घंटी बजती रही, किसी ने रिसीवर नहीं उठाया। उसने वक्फे से दोबारा फ़ोन किया। साबित हो गया कि वह अपने बंगले में नहीं है। वो तिल अबैब में पहली बार आई थी, वहाँ के रास्ते और गलियाँ नहीं जानती थी। अपने किसी प्राइवेट गाइड के बगैर बाहर नहीं जा सकती थी। मुल्ला की दौड़, मस्जिद तक के मिस्ताक, वो ज़्यादा से ज़्यादा अली के बंगले तक जा सकती थी। अली ने अपने ही बंगले में फ़ोन किया। घंटी बजने लगी, किसी ने नहीं उठाया। उसने इंतज़ार करने के बाद मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। फिर दोबारा 5 मिनट बाद फ़ोन किया। दूसरी तरफ फ़ोन की घंटी बज रही थी, फिर वो बंद हो गई। किसी ने रिसीवर उठाया था। घंटी के बंद होते ही अली ने बुरी तरह हामते हुए कहना शुरू किया। उसका हर लफ्ज़ सांसों के भबके से अदा हो रहा था, इसलिए बात समझ में नहीं आ रही थी। लहजा वाज़े नहीं था, वरना वो लहजे को गिरफ्त में लेकर दिमाग में पहुंच जाती। इतना ही समझ सकी कि पॉल का कोई मातियत मुश्किल में है। अभी सांसें दुरुस्त होंगी तो वजाहत से बोलेगा। अली समझ गया था कि उसके खाली बंगले में फ़ोन अटेंड करने वाली सानी ही हो सकती है। खामोशी से उसके लहजे को गिरफ्त में लेने का इंतज़ार कर रही है। उसने रिवॉल्वर निकाल कर अपने रिसीवर के करीब फायर किया। फिर हलक से ऐसी आवाज़ निकाली जैसे गोली लगी हो और दम निकल रहा हो। सानी आखिरी वक्त भी उसके दिमाग में पहुंचकर कुछ मालूमात हासिल करना चाहती थी। उसने जल्दी से पूछा, कौन हो तुम? जल्दी बोलो, मैं पॉल की दोस्त हूँ, तुम्हारा पैगाम पहुँचा दूंगी। जवाब में उसे दूसरी तरफ से ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे गोली खाने वाले के हाथ से रिसीवर छूटकर झूल रहा हो और वह इधर उधर किसी चीज़ से टकरा रहा हो। सानी ने इंतज़ार किया शायद कोई और आवाज़ सुनाई दे, फिर उसने रिसीवर रख दिया। वो सोचने लगी, पता नहीं पॉल की यहाँ कितने मातियत जासूस और कितने किराए के आलाकार हैं और वो क्या करता फिर रहा है। उसका कोई आदमी शायद कोई अहम पैगाम देना चाहता था, लेकिन किसी ने उसे गोली मार दी। वैसे मैंने पहली मुलाकात में ही समझ लिया था कि पॉल बहुत गहरा है। उसकी आंखें कहती हैं कि मेरा दीवाना है, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसे होशियार रहना चाहिए और उस पर कभी एतमाद नहीं करना चाहिए। वो टेलीफोन के पास से उठ गई। उसके बेडरूम की एक एक चीज़ की तलाशी पहले ही ले चुकी थी। कोई ऐसी चीज़ हाथ नहीं लगी जिससे उसकी कोई कमज़ोरी हाथ आ जाती। उसने फिर एक बार कमरे और स्टोर रूम की दीवारों और अलमारियों को अच्छी तरह देखा ताकि चोर दरवाज़ा हो तो नज़र आ जाए, लेकिन नाकामी हुई। उसे अली के आने तक वहाँ रहना था। वो उसके कातिल का रूप सामने लाना चाहती थी और यह भी उम्मीद थी कि फिर किसी का फ़ोन आएगा तो फ़ोन करने वालों के ज़रिए पॉल की मसरूफियात का कुछ इल्म हो सकेगा। काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। इस दौरान उसने किचन में जाकर कॉफ़ी के छोटे से डिब्बे में एसाबी कमज़ोरी की दवा का सफूफ मिला दिया। वह छुपकर उसे ज़ख्मी कर सकती थी, लेकिन उसे ज़ख्मी देखकर गवर्नस मारता और दूसरे मुलाजमों को शुबा होता। वह सहूलत से अली के दिमाग में जगह बनाना चाहती थी। बाहर अहाते में कार की आवाज़ आई। वह बड़ी देर के बाद वापस आ रहा था। वह इस हकीकत से बेखबर थी कि जब तक उसके घर की तलाशी लेती रही, उधर वो उसके घर में उसके सामान की तलाशी लेता रहा। दोनों ही एक दूसरे के लिए जोड़ का तोड़ थे।